उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास को भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा और अपने लेवल को अप किया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में उससे भी बेहतरीन कंटेंट हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अगली क्लास। सभी को नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वॉइसेस की एक अगली सेगमेंट। आज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थोड़े और गहरे हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के लिए भी मजबूर किया जाएगा और साथ साथ आज हम कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चंस पर भी मेहनत करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्यार भरी इस कहानी को। आइए दोस्तों, पहला सवाल आप सभी के सामने। द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर टू बी हैंग्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को मैंने एक छोटी सी बात पिछले क्लास में बताई कि इन्फिनेटिव की जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो इसके डूअर को लोकेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डूअर हमारा इस इन्फिनेटिव से पहले है एक्टिव वॉइस, अगर मेरे बच्चों डूअर इस लिखे हुए इन्फिनेटिव के बाद लिखा है तो आप इसको बनाते हैं इन्फिनेटिव के पैसिव में। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बातें थोड़ी सी याद रखने के बाद ये क्वेश्चन मजेदार लगेगा आपको। सवाल हमारे सामने लिखा है द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर। ठीक है जी, पहले इस ऑर्डर्ड को हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, टू बी हैंग्ड। अब आप यहां फांसी की सजा देंगे तो एक बात बताओ, मर्डरर खूनी अपने आप को तो सजा देगा नहीं, यानी कि ये नॉन डूअर है, इसीलिए इसको इन्फिनेटिव को पैसिव में लिखा हुआ है। खैर, अब हम देखते हैं मेरे बच्चों, पहले सेटिस्फाई करते हैं ऑर्डर्ड के पैसिव को और उसके बाद आगे सोचेंगे। ऑर्डर्ड अपने आप में V2 है, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिएगी। तो बाबू यहाँ अपनी जगह कायदा सही है, यहाँ पर मामले में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब ये वाली बातचीत ठीक नहीं है। आगे हम देखने का काम करते हैं, इट वॉज ऑर्डर्ड। यहाँ हमारे सामने लिखा है इट वॉज ऑर्डर्ड, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इट जैसी तो कोई बात है ही नहीं। तो आप कहेंगे सर सीधा जब ऑब्जेक्ट है तो शुरू में इट नहीं आना चाहिए था। तो मर्डर वॉज ऑर्डर्ड बाई द जज टू बी हैंग्ड। ठीक है ना जी, हाँ है ना। हम दोस्तों इस आखिरी सवाल को भी ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां सवाल लिखा है द ऑर्डर वॉज गिवन बाय द जज टू हैंग द मर्डरर। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप कहेंगे सर यहां ऑर्डर्ड अपने आप में एक वर्ब थी, क्या इस वर्ब को नाउन बनाकर हम इसका पैसिव बना सकते हैं? मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी छेड़खानी नहीं करनी। सर यहां पर हमारे पास मेन वर्ब ऑर्डर थी, यहां गिवन कहां से आ गया, इसलिए ये भी अपने आप में ठीक नहीं है। इज माई पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास गिवन चॉइसेस में कौन सा आंसर सही बचता है बेटा? पहला आंसर बचता है। ठीक है ना, तो ये इन्फिनेटिव के डूअर को लोकेट करने वाले कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। इन्फिनेटिव बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ये चीजें परेशान करती हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सवाल, माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाई एनीवन। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में भी आप लोगों को एक प्यारी सी बात बताई थी, इस लिखे हुए नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस लिखे हुए एनी को हम लोग आपस में क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में हम मर्ज करते हैं तो इसी वजह से सभी ऑप्शंस में नो वन हमारे सामने आ गया है। अब दोस्तों इस कैन के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म यानी कि इस मॉडल एक्सरी का एक्टिव वॉइस ढूंढते हैं हम, तो ये भी गया। नेगेटिव पहले से ही है तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन दोबारा नहीं, तो सर ये भी हमारे पास गया। करेक्ट आंसर B4 बॉम्बे बचता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को देखने की स्किल अच्छे से डेवलप करनी है ताकि हम पेपर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी और सटीकता से बना सकें। ठीक है ना, तीन ही चीजें आपके काम आनी है। एक आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, ठीक है बच्चे, है ना। दूसरी टाइम की आप लोगों को स्पीड मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। और तीसरी चीज जो गाइडेंस आपको यहाँ मिल रही है इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पेपर आराम से निकल जाता है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रूअलिटी। यहाँ डोंट लिखा हुआ इंपैरेटिव सेंटेंस है। जब इंपैरेटिव सेंटेंस में हम किसी भी इंसान को एडवाइस देने की बात करते हैं तो एडवाइस के पैसिव को बनाने के लिए मेरे बच्चों हम शुड के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों यहां से ये भी गया बाबू, ये भी गया और ये भी गया। क्यों? क्योंकि किसी को एडवाइस या सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉडल एक्सरी शुड को ही यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अब यहां एक नई खोज हो गई। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस में इन्फिनेटिव का डूअर कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस में इन्फिनेटिव का डूअर कौन है, तो आप ये कहेंगे सर यहां तो डूअर पता ही नहीं है। इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। आप कहोगे सर ना तो इस लिखे हुए टू वाटर का डूअर इधर कहीं पर लिखा हुआ है और ना ही हम लोगों को सर इसी का कोई और डूअर कहीं समझ आया। तो बाबू थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर इस बात को याद जरूर रखिएगा कि ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में
इन्फिनेटिव की जब भी बात कही जाती है तो ये खुद में ही एक्टिव वॉइस का काम करता है और खुद में ही ये पैसिव वॉइस का भी काम करता है, क्योंकि डूअर जब किसी सेंटेंस में लोकेट नहीं होता तो ये खुद में ही एक्टिव और खुद में ही पैसिव का मीनिंग बनाकर चलता है। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे इट इज टाइम, तो आप कहोगे सर ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। अरे बोलो हाँ, तो ये नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना, ये बात थोड़ी गलत हो गई। ठीक है बेटा, अब हम ध्यान से समझेंगे इस लिखे हुए टू वाटर का ऑब्जेक्ट कौन है। आप कहेंगे सर द प्लांट्स, ये इसका क्या हो गया बेटा जी, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को ही हम लोगों को कहाँ रखना होगा, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही रखना होगा। अरे हाँ, है ना। तो इसी के लिए हम प्रेपोजिशन इसके साथ फोर लगाकर चलेंगे। करेक्ट है जी, फाइन। और उसके बाद हमने इसका पैसिव बना दिया, तो बाबू यही हमारे सामने करेक्ट आंसर इसके लिए स्टैंड करता है। करेक्ट है, हाँ, है ना। इसी जैसा एक सवाल और मैं आपको देता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कोशिश कीजिएगा जवाब, ठीक है ना जी। दो सवाल ले लीजिएगा। दो सवाल आपको दे रहा हूं बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस को जरा आराम से घर पर बनाइएगा, ठीक है बच्चों, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें कहता है दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ ही गए हैं कि ये जो दैट है ना, अपने आप में इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ जो हमारे सामने क्लॉज है ना बेटा, ये इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट है, और इसके साथ ये लिखी हुई थर्ड फॉर्म आगे लिखा हुआ टू, ये अपने आप में पैसिव वॉइस है। ये अपने आप में क्या है बेटा, पैसिव वॉइस है। यानी कि बस हमें इसी का ही क्या बनाना है दोस्तों, एक्टिव वॉइस बनाना है। जब एक्टिव वॉइस हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये है हमारे लिखे हुए इस सेंटेंस का डूअर। क्या है बेटा, डूअर। आप लोग जानते हैं, इस बात को मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको कहना चाहूंगा, मैरी या नो की अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो इसके पैसिव के लिए प्रेपोजिशन टू का जिक्र हम लेकर आते हैं। अब मेरे दोस्तों हम सवाल की अगर बात करते हैं, ऑल न्यू सर वहां पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऑल के साथ नो कह देना बिल्कुल सही होगा। नोज गलत हो गया, ये भी हो सकता है, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं बाबू दोनों ऑप्शंस में क्या कहना होगा, ठीक है ना। दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो आप यहां पर इस लिखे हुए सवाल की अगर बात करेंगे दैट द ब्रोथ वॉज स्पॉइल्ड, सर ये तो बेवजह ही पैसिव गलत कर दिया इसने, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, यही हमारे सामने आंसर बचता है। करेक्ट हो गया बेटा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, यही है हमारे सामने डूअर जो क्या करने वाला है, रोकने वाला है। इस स्टॉप का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल अदर वर्क, ठीक है भाई। यही हमारे वी की बात करते हैं तो यही इस टू कंप्लीट का डूअर है, और इस कंप्लीट का ऑब्जेक्ट है आवर असाइनमेंट। तो बेटे अब हम इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम पकड़ते हैं हेड टू को, ठीक है ना जी, पहले हम पकड़ते हैं हेड टू को। अब इस हेड टू की अगर मैं बात करता हूं तो हेड के साथ ये जो टू लिखा टू स्टॉप है, इसका पैसिव हमें चाहिएगा, तो क्या होना चाहिए बेटा, हैड टू बी स्टॉप्ड। तो बेटा ये तो हैज गलत हो गया, यहां पर मामले में गड़बड़ है, हो सकती है संभावना। अब इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 4 में तो हैड टू कहीं है ही नहीं, तो चलो बाबू इसकी भी हम छुट्टी करते हैं, यही हमारे सामने बचता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को उसी तरह फिर से समझते हैं। ऑल अदर वर्क नॉन डूअर है, इसीलिए पैसिव वॉइस में लिखा है, बोलो हाँ। अगर हम इस अस को ध्यान से देखते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में हमने कहा था ये डूअर है किसका, इस क्या किस चीज का, टू कंप्लीट का, तो इसके साथ टू कंप्लीट इन्फिनेटिव अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसको हमने पैसिव में बदला ही नहीं, बोलो हाँ। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है मेरे प्यारे दोस्तों। इस सवाल को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। जब भी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का कोई भी जनरल डूअर है, जनरल डूअर होने का मतलब क्या होता है, एक सामान्य डूअर। जनरल डूअर होने का मतलब हमें समझ में आता है वह कोई भी हो सकता है जिसके लिए हम समवन यूज कर सकते हैं, दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पीपल का भी प्रयोग कर सकते हैं,
पुलिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, पब्लिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वो सामान्य डूअर हैं जो वर्ब के अनुसार सामान्यतः कोई ना कोई काम करते हैं। और जब हम इन्हें पैसिव में लेकर जाते हैं तो वर्ब अपने आप में इस मीनिंग को जस्टिफाई करता है कि इनका डूअर कौन है। ठीक है ना जी। इसलिए इनको अधिकतर लिखे हुए सेंटेंसेस के पैसिव से रिमूव कर दिया जाता है। अगर ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई है तो क्वेश्चन 7 हमें कहता है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। शुड और कीप को अगर हम उठाते हैं पैसिव बनाने के लिए, शुड के साथ हमें बेस फॉर्म बी के साथ कैप्ट लिखना होगा, है ना भाई। तो यहाँ पर हमारे सामने शुड बी कैप्ट सर, यहाँ भी शुड बी कैप्ट। अरे वाह जी वाह, शुड बी कैप्ट। तो समवन कहाँ से आ गया, पहले इसकी छुट्टी हमने कर दी। यहाँ पर वंस लिख देना ये भी गलत है ना। अब इन दो में से एक बहस है, ये अपने आप में एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये डिबेटेबल क्वेश्चन किस वजह से हो गया, बहुत सारे लोगों ने इस बात को चैलेंज भी किया, लेकिन इस चैलेंज का एक सटीक जवाब निकालना बहुत मुश्किल हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम पहले ऑप्शन को मार्क करते हैं तो ये वंस अपने आप में वन की वजह से आया हुआ पॉजेसिव केस है, वन की वजह से आया हुआ पॉजेसिव केस है ना। और वन एक जनरल डूअर है। जब इस लिखे हुए सेंटेंस में बाई वन लिखा होता तो हम यकीनन पहले ऑप्शन को मार्क कर देते, है ना। जब हमने इस जनरल डूअर को हटाया तो इसी की वजह से हमें इसको भी हटाना पड़ा, इसीलिए हमारे पास आंसर इसके लिए बी करेक्ट हुआ। एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत है, बहुत सारे लोग इस बात पर भी बहस करते हैं कि एसएससी ने ये आंसर हमें दिया है। देखो दोस्तों, एसएससी जो भी आंसर देती है बहुत बार ऐसा होता है कि उसी की आंसर की को रेक्टिफाई करके भी दिया जाता है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ ये क्वेश्चन है 2013, 14, 15 की एग्जाम्स की, ठीक है ना जी। और उस समय जो पेपर हुआ करते थे उन पेपर में कई बार रेक्टिफिकेशन होती थी, आंसर की के अंदर चेंजेस भी किए जाते थे, क्वेश्चंस भी चैलेंज होते थे। मुझे याद है आज से 2 साल पहले सीजीएल मेंस के पेपर में करीब 13 क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे। यू गॉट माय पॉइंट। लेकिन आंसर की छापने वाले सिर्फ उतना ही आंसर की छाप देते हैं जो रेक्टिफिकेशन से पहले की है, ठीक है। तो आप अपने मन को पक्का करके सटीक तरीके से तैयार करें, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इट इंटरेस्ट्स मी, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन को सिर्फ इस इंटरेस्ट से पकड़ लूंगा, आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। मजेदार बात क्या है, यहाँ पर मी से तो हम सब्जेक्ट पर ले आए, ये हमारे सामने कहानी आ गई। इस इट को जब हमने यहाँ पर टिका दिया तो प्रेपोजिशन इन का मतलब होता है जिसमें कोई चीज रखी जाए या कोई चीज समा जाए, तो वहां हम प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना जी। आपको इस चीज में क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन इस चॉइस के साथ दिया जाए, आई एम इंटरेस्टेड बाई इट, तो याद रखिएगा यहां पर किस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है, आप कहेंगे सर हमें प्रेपोजिशन से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पेपर मुश्किल बनाने के लिए दोनों चॉइसेस आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें क्या कहता है, हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। देखिए प्रेपोजिशन के बेसिस पर चॉइस आउट करनी है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर लिखा है प्लीज्ड, ये है V2, इसका ऑब्जेक्ट है क्या चीज, अस की वजह से हमने इन सभी को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, करेक्ट हो गया। प्लीज्ड है अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव बनाने के लिए प्लीज्ड एज इट इज नहीं, आर का कोई रोल नहीं। अब यहां पर मेरे दोस्तों दोनों बातें एक जैसी हैं, यानी कि लड़ाई किस पर होगी, आप कहोगे सर प्रेपोजिशन पर ही होगी, ठीक है ना जी। आज की इस क्लास में हम थोड़ा टच करने वाले हैं बातों को, इन्फिनिटिव्स की गहराई को, और साथ साथ प्रेपोजिशन के बेसिस पर हमारे सामने क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट होते हैं। दूसरी चीज, आज हम अधिकतर डायट्रांजिटिव पर भी आपको लेकर जाएंगे, यानी कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले किसी वर्ब के तो पैसिव की वेरिएशन कैसे होती है, वी विल हैव दैट डिस्कशन। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है सर, प्लीज के साथ ओन की बात नहीं, प्लीज के साथ हम विद का जिक्र करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। जिसका इलाज नहीं कर सकते उस दर्द को हमें बर्दाश्त करना होगा, ठीक है ना। जिसका कुछ सोल्यूशन नहीं होता या जिस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता उस प्रॉब्लम को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन खूबसूरत है। मस्ट एंड्योर अपने आप में मॉडल एक्सिलरी के साथ V1 है, ठीक है जी। इधर लिखा है कैन नॉट क्योर,
ठीक है ना जी। आप कहोगे सर इस लिखी हुई वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इधर आओगे आपको पता चलेगा कि ये जो व्हाट है ना ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है ना। और वी मस्ट एंड्योर, एंड्योर के बाद ये जो लिखा पूरा का पूरा हमारे सामने सेंटेंस है, ये अपने आप में इसको ट्रांजिटिव बना रहा है। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर काम करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि सर मस्ट एंड्योर का पैसिव देखना है, तो मस्ट एंड्योर का पैसिव हम किसकी तरफ लेकर जाएंगे, मस्ट बी एंड्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर्ड, मस्ट बी एंड्योर्ड। और ये लिखा है मस्ट के साथ बी नहीं लगा पहले, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे भाई। उधर लिखा है कैन नॉट क्योर, अब इसके पैसिव पर अगर हम जाते हैं तो कैन नॉट बी क्योर्ड पर हमें जाना होगा। तो बाबू इस कुड की बातचीत यहां गड़बड़ हो गई, अरे हाँ है ना। ठीक है, अब इधर हमारे सामने कैन नॉट कहा गया, सर ये भी गया, तो बाबू तीन ऑप्शन हट गई, यही तो हमारे सामने आंसर बचता है। ठीक है ना। अब देखिए आपके लिए कितनी अच्छी बात करी है एसएससी ने, आपके सामने चार चॉइसेस दी हैं, आपको बस लॉजिकली उसके बारे में सोचना है और उन चार में से एक को टिक करके बाहर हो जाना है। यू गॉट माय पॉइंट। आपको ये नहीं सोचना कि हो यहाँ पर मैं ये कर दूं वो कर दूं, नहीं यार, आपको लॉजिकली सोचना है। हाँ, अगर इसका आंसर हम मैनुअली इसका आंसर अगर लिखते हैं तो माहौल सेट होता है, ठीक है ना, तब पता चलता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, वाई वॉज ही रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, उसे क्यों मना किया गया एडमिटेंस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे सामने वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, सर एक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, सभी की शुरुआत में है। वॉज के साथ लिखी हुई थर्ड फॉर्म हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट की तरफ लेकर जा रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये नहीं, तो बाबू एक ही जगह पास्ट इंडेफिनिट बच गया, हेंस द आंसर इज क्लियर। करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाइए। आई डू नॉट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहां लिखा है आई डोंट लाइक, सर लाइक अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, हालांकि कई जगह पर इसका भी आपको पैसिव बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये अपने आप में एक नॉन एक्शन है, तो इसके पैसिव की गुंजाइश नहीं है। अब इस लाइक का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, पीपल, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे आगे हमने टेलिंग ध्यान से देखा, तो इस टेलिंग को देखते ही हमें जेरेंड याद आया और हमें समझ में आया कि ये डूअर बन जाता है इस टेलिंग के लिए जिसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी। करेक्ट है भाई, है ना। व्हाट टू डू को बाद में कंसीडर करेंगे, क्योंकि व्हाट टू डू को लेकर सवाल है ही नहीं, हर जगह पर व्हाट टू डू चुपचाप एज इट इज ही बैठा हुआ है। आप अगर ऑप्शन को देखने की स्किल सीख गए हैं तो आपको पता चल जाएगा व्हाट टू डू पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर आपके पेपर में लिखा हुआ ऐसा कोई सवाल आपको परेशान करे तो पहले उसी को एक बार ऑप्शंस में देख लो कि क्या इसको लेकर कोई छेड़खानी है। अगर इसको लेकर कोई छेड़खानी नहीं है तो फिर काहे परेशान हुए हम। ठीक है भाई जी। अब आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक हमारे सामने यूं का यूं रहना चाहिए, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब्स का हम पैसिव नहीं बनाते। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, ठीक है ना जी। अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है भाई, आप कहोगे सर यहाँ तो कोई पैसिव ही नहीं बनाया हुआ। पैसिव की मिनिमम कंडीशन क्या है, पैसिव पैसिव की भाई मिनिमम कंडीशन ये है, अगर कोई भी अन्य हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है, जो हेल्पिंग वर्ब हमने एक्टिव वॉइस से उठाई है, तो इसके अंदर किसी भी तरह से बी की फॉर्मेट हम लोगों को यूज करनी पड़ती है, किसी भी तरह से बी की फॉर्मेट हमें इसे यूज करनी पड़ती है ताकि हम इसका पैसिव बना सकें। मैं अगर कहता हूं ही कैन डू इट, तो आप कहेंगे सर कैन को तो एज इट इज पैसिव में यूज करेंगे, पैसिव बनाने के लिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अगर मैं कहूं ही इज डूइंग इट, तो जो हेल्पिंग वर्ब इज हमारे एक्टिव में है, उसी हेल्पिंग वर्ब को पैसिव में यूं का यूं यूज करेंगे, अरे हाँ ना। कॉन्टिन्यूस की मदद करने के लिए बीइंग का हम जिक्र कर देंगे। करेक्ट है भाई। आप कहोगे साहब ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्तों हमें एक छोटी सी बात ये समझ में आती है कि पैसिव बनाने के लिए अगर एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूं का यूं प्रयोग करके बी के किसी भी इस फॉर्मेट से हम पैसिव बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे सामने लिखा हुआ प्रेजेंट का या फिर अगर हमारे सामने पास्ट का इंडेफिनेट है, तो मेरे दोस्तों हम इज एम आर, ठीक है जी, या फिर हम कहें वॉज वर के साथ हम थर्ड फॉर्म, ये भी हमारी बी की ही फॉर्मेट है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें डायरेक्टली इनवर्सली बी के साथ ही थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। गहरा इसका भी एक राज है, लेकिन वहां जाने की भी जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर सर कहीं पर भी इसकी फॉर्मेट तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं पर थर्ड फॉर्म नहीं है बाबू। अब सवाल पर काम करते हैं इस लिखे हुए टेलिंग पर। तो ये टेलिंग अपने आप में कॉन्टिन्यूस का काम कर रहा है भाई। अब V1 के साथ आईएनजी अगर हमें लिखा हुआ मिलता है पैसिव बनाने के लिए, बीइंग हमें चाहिए। आप देखो बेटा बीइंग कहाँ है, यहां नहीं है, यहां पर है, इसमें देखेंगे यहां पर भी नहीं है, तो हमारे पास एक ही आंसर वैलिड हो गया। करेक्ट हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, करेक्ट हो गया। ओके
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए क्या कहता है। शी इज पुटिंग इन मैनी आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है ना। अब देखो फंसाया है सवाल ने। मेरे दोस्तों आप लोगों को शायद याद हो, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, थोड़ा सा इस बात को रिवाइज कर लेना जरूरी है। अगर हमारे लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ, अगर हमें लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई भी प्रेपोजिशन अगर जोड़कर इसे फ्रेजल वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है, तो मेरे बच्चों जब हम पैसिव इसको बनाने की कोशिश करते हैं, वी नेवर स्प्लिट इट, हम इसको अलग नहीं होने देते, हम इसको स्प्लिट नहीं होने देते। तो क्या लिखा है बेटा, शी इज पुटिंग इन। ठीक है ना जी, शी इज पुटिंग इन, करेक्ट है भाई। अब दोस्तों यहां जो पुट इन हमारे सामने है, यहां पर जो पुट इन, पुतिन मत पढ़ लेना, पता चले कोई भाई पुतिन पढ़ ले। ठीक है ना। जब पुट इन की बात हम करते हैं तो ये होता है फिट्स। ठीक है ना, यानी कि जो किसी के लायक है। तो बाबू पैसे बनाना आसान है, मैनी वर्क आवर्स सभी की शुरुआत में देखने को मिल गया भाई, है ना। आगे इसने ऑफ वर्क सभी के साथ लिख दिया भाई, पार्टिटिव यूज कर दिया, ये हो गया हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बीइंग कहाँ है, इज एम आर के साथ उठा लो, ये खत्म हुआ बाबू, ये भी खत्म हुआ। अब यहाँ मैनी आर्स, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसी की वजह से आर बीइंग थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, यहाँ आर्स की वजह से ये इस गलत हो गया, तो एक ही आंसर हमारे सामने बेहतरीन हो गया बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखेंगे पहले आप सभी लोग। ठीक है बेटा, नाइस। अब पढ़ते हैं। टू मेक द बैटर एड 1 टेबल स्पून। सर ये बैटर जो है ना, ये बेसिकली मुझे जितना पता है ये एक तरह का फेंटा हुआ आटा होता है। ठीक है ना, या फिर किसी चीज को बनाने के लिए जो हम पकोड़े बनाते हैं, तो पकोड़े बनाते नहीं है, पकोड़े तलते हैं। पकोड़े को तलने से पहले जो उसके साथ वो जो बनाया जाता है ना भाई, बेसन एंड ऑल सब कुछ मिला के। ठीक है, अब आप एक बार ये मम्मी से पूछना, शी मस्ट नो इट। टू मेक द बैटर एड 1। अब ध्यान से समझने का काम करें, ये इन्फिनेटिव, इसका ऑब्जेक्ट है द बैटर। यहां से ये इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू है, यहां से ये इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू है V1 के बाद। 1 टेबल स्पून फुल ऑफ बेकिंग पाउडर टू द केक ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं, तो इंपेरेटिव के हिसाब से ये तो अपनी जगह गड़बड़ हो गई, बोलो हाँ। करेक्ट है भाई। इधर हमारे सामने लिखी हुई ये भी अपने आप में गड़बड़ हो गई। ठीक है ना जी, क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, और ये तो भैया पूरी तरह से घुमा दिया सवाल को। अब ए या बी में से हमें एक को चिपकाना है। ठीक है ना, अब देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों एक बार सवाल लिखे हुए में देखना भाई, कहीं पर ओनली लिखा हुआ है, कहीं पर ओनली लिखा हुआ है टू मेक द बैटर एड 1 टेबल स्पूनफुल ऑफ बेकिंग पाउडर टू द केक मिक्सचर। यहां पर हमारे सामने क्या आ गया? ठीक है जी, फाइन, यानी कि बेवजह की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे दी है, और हमें किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अब इसको वेरीफाई करते हैं। लेट 1 टेबल स्पूनफुल ऑफ बेकिंग पाउडर बी एडेड टू द केक मिक्सचर टू मेक द बैटर। जस्टिफाइड, करेक्ट है, फाइन। अब आप लोगों को कमेंट में आंसर मुझे देना है कि यहां जो ये टू मेक द बेटर है, इसका डूअर कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है ना, इसका डूअर कैसे लोकेट करेंगे, ये आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट सेक्शन की वैल्यू हो सकता है आपके लिए नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कहां तक डेवलप हो चुका है। मेरी बात समझना बाबू। मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल इस बात का दावा नहीं करता कि जो आपको यहां कराए जा रहे हैं 100% यही पेपर में मिलेंगे। इनमें से पेपर में क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात को लेकर मैं श्योर हूं, इन क्वेश्चंस को अगर बनाना सीख लिया तो जैसे आपके बड़े भाई बहन जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं मींस के बैचेस में हमसे पढ़कर, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने उनका उठाया, उसी की वजह से वो स्किल डेवलप कर पाए, और उसी की वजह से वो कॉन्फिडेंट होकर अपने अच्छे रैंक लेकर आ पाए। इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई सज्जन ये कहता है कि जो मैं करा रहा हूं बस यही पेपर में आएगा, तो माफ कीजिएगा, वहीं से एक झूठ शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी टीचर प्री मतलब चाहे प्री में पढ़ाए, चाहे मेंस में पढ़ाए, फ्री पढ़ाए, पेड बच्चे पढ़ाए, कैसे भी पढ़ाए, मेरे बच्चों मेरी एक बात मानना, अगर स्टूडेंट को लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में वो टीचर मदद कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल्स जो बातें कही जाती हैं अगर उनको अच्छे से समझने में मदद करता है, तो मेरे हिसाब से वो टीचर सबसे अच्छा है। और अगर ये कह दे कोई भी सीना ठोक के जो मैं करा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, सर यहाँ से थोड़ा सा झूठ शुरू हो जाता है। ऐसे झूठ से बचना, और स्टूडेंट की लाइफ में बहुत धीरे धीरे झूठ भरा जाता है।
ठीक है ना। वो बहुत सारा झूठ भरा जाता है, झूठी रील दिखाकर, झूठी पेड प्रमोशन कराकर, झूठे लाखों के चेक बांटकर। आप थोड़ा सा उनसे बचिएगा। आप मेंस के स्टूडेंट्स हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके सामने भी ऐसे ही ऑफर आएंगे और फिर होगा दंगल नए मासूम बच्चों के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द मेजर पॉइंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट। बहुत समय, लंबे समय तक लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर डूअर लोकेट हो गया है। बिलीव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाबू पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया ये तो हमारे लिए, बात खत्म है ना, इजी। अब आप ध्यान से समझेंगे, यही है डूअर, ठीक है ना जी, किसका, इसीलिए इसको हमने नहीं छेड़ा। लेकिन इसके लिए क्या हो गया है, नॉन डूअर। इसके लिए क्या हो गया, डूअर। बात खत्म मेरे बच्चों। क्वेश्चन 16 पर आएंगे। डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। इंपैरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है भैया, इंपैरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, टेंशन नहीं लेंगे बच्चों। डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। अब अगर ऐसी बात हमारे सामने कही गई है तो देखिए, डोंट लेट, सर ऐसी खोज हम कर पाएंगे, है जी। डोंट लेट हिज माइंड इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, है जी। फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा हम आराम दे देते हैं। अब हमारे सामने दूसरा सवाल आता है। सर यहां लिखा हुआ है हमारे सामने, लेट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स नॉट टू बी माइंडेड। सर ये पूरी तरीके से गलत हो गया है। नोट के साथ आप टू बी क्यों लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अपने आप में गड़बड़ कर रहा है। ठीक है जी, ये भी अपने आप में गड़बड़ कर रहा है। अब हमारे सामने बचता है लेट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी नॉट माइंडेड। ठीक है जी, अब हमारे सामने एक ऑप्शन बचता है, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। तो ये भी गलत हुआ। अब हमारे सामने इन दो में से कोई एक आंसर है, जरा सोच कर बताएं। तो बेटा अब अगर इस लिखे हुए ऑप्शन पर हम काम करते हैं तो ये अपने आप में गड़बड़ है। ठीक है ना जी। अब मेरे बच्चों इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। जब हम किसी भी इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं लेट से, तो लेट के बाद हम क्या लिखने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ये हमारे सामने एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आप इसके बाद बेटा अपनी तरफ से लिखकर प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर इसका डूअर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों अगर सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि इस बी और थर्ड फॉर्म से पहले आप नोट लगाएंगे। ठीक है ना जी। अगर आप ये कहते हैं कि बी के बाद नोट लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल डैमेज है। तो बेटा जी यहां पर ये जो किया हुआ है ये स्ट्रक्चरल डैमेज है, हटाओ बेटा जी। तो करेक्ट आंसर, इसी वजह से हमने क्या कहा, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। ठीक है ना, जो उसके इंसल्टिंग वर्ड्स हैं नहीं है उनको माइंड करना। तो यही हमारे सामने गिवन चॉइस के अकॉर्डिंग सही है। अगर हमें ये आंसर लिखने के लिए दिया जाता, अगर ये आंसर हमें लिखने के लिए दिया जाता तो हम लिखने का काम करते लेट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स और उसके बाद लिखते नॉट और उसके बाद लिखते बी माइंडेड। ठीक है ना जी, लिखने के लिए हम इनकी अरेंजमेंट को ठीक लिखते। लेकिन हमारे सामने सारी ही चॉइसेस हैं। हमेशा याद रखना है बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, यानी कि जितने हैं सब वेस्ट हैं, उनमें से किसी एक को हमें बेस्ट मार्क करके आगे बढ़ना है। द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में पैसिव है मेरे बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है। यहां से आपके सामने आ गया है डूअर, तो डूअर की जगह हमें द टीचर सब जगह पहले ही से ही लिखा हुआ है, कोई भी इशू नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का ही ये पैसिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव हमें लेकर आना है। हेड हमारे लिए जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं, सिंगुलर के साथ हैव नहीं, तो यही हमारे सामने सीधा आंसर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो अपने आप में पहले से ही सीधा सटीक क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कोई उलझन नहीं है। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहता है ही मेड अस वर्क। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको समझकर चलने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन आप सभी के सामने आया था। मेड के बाद ये है इस लिखी हुई मेड का ऑब्जेक्ट, और इस मेड के बाद ये लिखा है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसी को हम लोग बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अब देखो बाबू, सवाल की अगर हम बात करते हैं तो मेड के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ये वाली बात अपनी जगह गलत, ये वाली बात अपनी जगह गलत, ये भी बात अपनी जगह गलत। वी वर मेड, और जैसे ही हम इस बेर इन्फिनिटी वाली फाइनाइट वर्ब को पैसिव में लेकर जाते हैं तो इसके साथ इन्फिनिटिव का काम चलता है, तो यही हमारे सामने सटीक आंसर है। ठीक है बेटा, ये चीज मैं आपको पिछली क्लास में अच्छे से बता चुका हूं, इसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। आइए अगले सवाल की तरफ फोकस कर रहे हैं अब हम।
माई फादर गेव मी ₹100 नोट yesterday। भाई मेरे पापा ने मुझे 100 रुपए का एक नोट कल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस लिखे हुए गेव का पहला ऑब्जेक्ट ये है जो ट्रांजिटिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये है, ये भी ट्रांजिटिव है। ये अपने आप में डाय ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है बेटा, यानी कि पैसे बनाने के लिए मी से भी शुरुआत की जा सकती है, ₹100 नोट से भी शुरुआत की जा सकती है। तो अब अगर लिखे हुए सवाल पर हम काम करें तो मेरे बच्चों हमारे सामने ऑब्जेक्ट वन से यूजुअली हम पैसिव शुरू करते हैं, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट वन की शुरुआत यहाँ नहीं है। करेक्ट है। अब मेरे बच्चों एक्टिव का डूअर पैसिव का डूअर सेम नहीं हो सकता, फिलहाल के लिए डी ऑप्शन को हमने हटाया। मैं यहाँ पर आपको टेक्निक समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब डाय ट्रांजिटिव, यानी कि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में नजर आए, तो पैसिव बनाने के लिए यूजुअली हम ऑब्जेक्ट वन का सहारा लेते हैं, ठीक है ना जी। वर्ब का मतलब पैसिव में वर्ब को हम चेंज करते हैं बी के साथ थर्ड फॉर्म में, तो बेटा ऑब्जेक्ट टू हम नजदीक रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आगे हमने लिखा प्रेपोजिशन और उसके बाद लिख दिया हम लोगों ने डूअर। करेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट टू से हम पैसिव शुरू कर रहे हैं तो वर्ब के ठीक बाद या तो प्रेपोजिशन टू या फिर प्रेपोजिशन फोर के साथ हम ऑब्जेक्ट वन को लिखकर प्रेपोजिशन के बाद डूअर को मेंशन करते हैं। तो ये दोनों संभव है जब हमारे सामने लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो डाय ट्रांजिटिव परिवार से है। तो डाय ट्रांजिटिव के पैसिव आपके पेपर में ज्यादातर परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। अब ये उसी सवाल का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। अब ₹100 नोट सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ है। आगे हमने ध्यान से देखा गेव का पैसिव बनाना, वॉज गिवन, वॉज बीइंग, हैड बीन। लो जी, किस्मत अच्छी थी कि क्वेश्चन के अंदर हमें डाय ट्रांजिटिव की कंफ्यूजन नहीं दी, वरना इसमें एक ऑप्शन में तो यहां पर आपके सामने टू मी लिखा है जो तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें सिर्फ और सिर्फ मी लिखा हुआ होता, टू नहीं लिखा मिलता, तो वो आपकी तरफ से पूरी तरह गलत हो जाता। करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। विमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। अब यहाँ वही इन्फिनेटिव को लेकर आपको लोकेट करना होगा, क्यों? क्योंकि ये जो लाइक है ना, इसमें तो नॉन एक्शन है ना सर। विमेन के साथ हमने लाइक को जब देखा तो हमें पता चला विमेन लाइक का डूअर है, लाइक का ऑब्जेक्ट कौन है? मैन। अब यही जो मैन है वो डूअर बनता है किसका? टू फ्लैटर का, और टू फ्लैटर का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? देम है। तो बेटा जी इसका पैसिव बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। विमेन लाइक अपनी जगह दोनों जगह सही है, इसका पैसिव हमें नहीं बनाने की जरूरत। बोलो हाँ, इसका पैसिव हमें बनाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है भाई। आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैन आर लाइक सर, ये तो मीनिंग ही बदल गया। मैं आपको लिखे हुए सेंटेंस का हिंदी समझाना चाहूंगा पहले। विमेन पसंद करती है मैन को, और कौन से मैन? जो उनकी चापलूसी करे, है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ देम है ना, एग्जैक्टली ये देम कोई और नहीं, ये विमेन ही है। विमेन पसंद करती है मर्दों को जो चापलूसी करे उनकी, ये देम किसके लिए है? आप कहेंगे सर ये तो विमेन के लिए ही है। तो बाबू जब आप इसका पैसिव बनाने का काम करेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे, विमेन लाइक दैट मैन शुड। सर आपको तो यहां देखने से समझ आ गया कहीं पर भी बी की थर्ड फॉर्म नहीं, पैसिव है ही नहीं। तो हमारे पास एक ही बचता है शैतान, विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। अब इस सवाल में अगर बाबू ध्यान से हम देखने का काम करेंगे तो इसका हमने पैसिव बनाया, इन्फिनेटिव का पैसिव बनाया। अगर मैं कहूँ इसका डूअर लोकेट कर देंगे आप, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी क्यों नहीं कर देंगे, इसका डूअर कौन है? यही वीमेन है। अब कोई बच्चा ये कहे सर इसका हमारे सामने देम कहाँ गायब गया, इसका भी जवाब हमें दे दो। तो बेटा जब आप इसका एग्जैक्टली पैसिव लिखने का काम करेंगे, विमेन लाइक ये एज इट इज है, इस ऑब्जेक्ट को जब आप यहां पर लेकर आएंगे, है ना, और उसके बाद इस टू फ्लैटर को जब आपने चेंज किया बेटा टू बी फ्लैटर्ड, ठीक है ना जी, टू बी फ्लैटर्ड, और उसके बाद आपने लिख दिया बाय मैन, तो आपको ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि सर इस लिखे हुए इन्फिनेटिव को पैसिव में लिखने के लिए जिसको हमने यहाँ पर डूअर बनाया, कायदे से ये डूअर पहले से ही लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में रखा हुआ है। आप अगर कहोगे तो ये दोनों हैं ही एक, अरे बोलो हाँ। जब दोनों एक ही हैं तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें यार रिफ्लेक्शन क्रिएट करने पड़ेगा, है ना। विमेन लाइक देम नहीं कर सकते क्योंकि सर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट और किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक ही नहीं हो सकता। ये केवल तब संभव जब आप रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं किसी भी एक्शन का, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें जरूरत है। इस वजह से यहां से ये देम हटा, इस वजह से विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन हमने सटीक आंसर बनाया। ठीक है, एक बहुत प्यारा सवाल है, ये पेपर में आता है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हैव द बुक्स ब्रोकन। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको बिल्कुल सटीक रणनीति बताऊंगा। कायदे से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इन्हें हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ज्यादा गहराई पर तो जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम इनको लेकर बिल्कुल टू द पॉइंट कहानी को समझेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप लोगों के एरर बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, वहां आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा। पहली कॉजेटिव वर्ब गेट से, पहली कॉजेटिव वर्ब जो है मेरे बच्चों, वो हम गेट से समझने का काम करते हैं। गेट के बाद डूअर देखने को मिले तो आने वाली वर्ब का जो परिवार है वो इन्फिनेटिव से बनता है, जिसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है भाई। अब अगर इसी का हम पैसिव बनाने का काम करेंगे तो आप जानते हैं कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम यहां लेकर आएंगे तो ये नॉन डूअर बनेगा। और पैसिव के लिए ये जो हमारे सामने इन्फिनेटिव है, ये सिंपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल जाता है। और बाबू इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं प्रेपोजिशन के बाद डूअर को। ये तो हो गई हमारे सामने एक पहली प्यारी खूबसूरत बात। ठीक है जी। फिर बाबू दूसरा हमारे सामने कॉजेटिव वर्ब परिवार क्या कहता है? सर हैव से भी हम लिख सकते हैं। तो हैव के बाद अगर डूअर हमें लिखता मिलता है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेर इन्फिनेटिव हम इसके साथ लिखते हैं। और पैसिव बिल्कुल यही बनेगा गेट वाले फॉर्मेट से ही, यानी कि इस गेट को हटाकर हम यहाँ पर हैव लगाकर नॉन डूअर लिखकर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद लगाकर मेरे प्यारे दोस्तों प्रेपोजिशन के बाद डूअर लिख सकते हैं। यानी कि आपको मेरे बच्चों ये प्यारी सी बात ऐसे समझ में आएगी कि सर ये लिखी हुई बात और ये लिखी हुई बात दोनों एक ही है। बोलो हाँ। और सर इसी तरीके से ये दोनों की दोनों बात जो पैसिव में लिखी है, ये दोनों बात भी एक ही है। अरे बोलो हाँ। ठीक है ना। तो इसी चीज को कभी कभी पैसिव बनाने में एग्जामिनेशन इंटरचेंज कर देता है। ठीक है ना। कैसे इंटरचेंज कर देता है? आ जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी आपके सामने नहीं बचेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं गेट राज टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, बेटा आप जब इसका पैसिव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप इसका पैसिव लिखने का काम करेंगे गेट दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद आप लिखने का काम करेंगे सोल्ड बाय राज। ठीक है, यही लिखेंगे। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में यहां गेट की जगह मैं हैव लिख दूं तो हैव के साथ हम लोगों को डूअर राज लिखना पड़ा। हैव राज सोल्व दिस प्रॉब्लम। बोलो हाँ। ठीक है भाई। तो बेटा जी इसी का अगर हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसी का पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल सेम पैसिव ही बनेगा, हैव दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने क्या लिखा? सोल्ड बाय राज। ठीक है ना जी। तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो कुल मिलाकर हमारे सामने, ये दोनों तो मेरे प्यारे से गुरुदेव सामने बिल्कुल बराबर हो गए। अरे हाँ है ना। तो यही खेला यहाँ आपके सामने खेला जाता है। इसके पीछे और कोई गणित आपको नहीं लगाना है। इसके पीछे और कोई गणित आपको नहीं लगाना है कि एग्जाम इसी को ठीक मानता है उसको ठीक नहीं मानता है, ये फॉर्मल वे ऑफ सेइंग है ये इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग है। ये कुछ और नहीं बाबू, पॉजिटिव वर्ब्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है ना। तो हैव द बॉक्स ब्रोकन, अब यहां हैव के बाद बॉक्स खुद तो नहीं टूटेगा, तो बॉक्स को तोड़ा जाएगा, यानी कि नॉन डूअर होने की वजह से ये पैसिव फॉर्म लिखा है हमारे सामने। अब बेटा जी इसका हमें एक्टिव लेकर आना है। एक्टिव कैसे लेकर आएंगे? या तो इस हैव के बाद डूअर लिखा होता, सर ब्रोकन बॉक्स तो कोई सेंस नहीं है ना। ब्रेक द बॉक्स अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ब नहीं, ये तो इंपैरेटिव सेंटेंस की परिवार से आ गया। ये इंपैरेटिव मूड के अनुसार लिखा गया सवाल है। आप कहोगे सर इंपैरेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा अलग होते हैं, सर गलत काम मत करवाइएगा, है ना। यहां पर आपके सामने एजर्टिव स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया बेटा? गेट के बाद ये जो समवन लिखा है ये डूअर हो गया, इसके बाद इंफिनिटिव लगाकर हमने क्वेश्चन का आंसर बना दिया। अरे बोलो जरा प्यार से जय श्री राम। हो गया आंसर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, आप इसका एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव बनाकर दिखाएं। ठीक है ना। दे विल हैव द हाउस पेंटेड। मेरे प्यारे दोस्तों इस लिखे हुए सवाल को जरा आप, अगर ये एक्टिव है तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क मुझे चाहिए आपके कमेंट्स में। ठीक है बाबू, बनाइएगा इसको, बहुत प्यारा सवाल है, परीक्षा परेशान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आइए ध्यान से सोल्व करते हैं। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, बहुत प्यारा सवाल है। देखो बाबू ये जो मस्ट लिखा है मॉडल एक्सिलरी है, ये हमारे सामने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है,
आगे ये लिखा लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, फ्रीजल वर्ब है। पैसिव बनाने के लिए लुक के साथ इनटू तो हमें चाहिएगी। अब देखो यहाँ क्या शैतानी हो गई है ना। यहाँ क्या शैतानी होगी सर, ये तो हमने उलट पलट दिए। तो भैया पहले इसकी छुट्टी करो, जो गलत है ना पहले उसकी छुट्टी करो, उसे घर भेजो, ठीक है ना, मम्मी इंतजार कर रही है इसका। अब मेरे बच्चों यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, तो मस्ट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हमारे पास आंसर बच गया। आपको जो ज्यादा ध्यान देना वो इस चीज पर ध्यान देना है, ये जो बाई है ये अपने आप में पैसिव बनाने के लिए, और यहाँ पर ये जो लिखा है फ्रेजल वर्ब है। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। शी विल स्टैंड बाई यू। आप इस लिखे हुए सेंटेंस, अगर ये एक्टिव है पैसिव बनाएं, पैसिव है एक्टिव बनाएं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। एंड द वॉर नाउ। सवाल को ध्यान से समझेंगे तो ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू है। आप इसे साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं, ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी शुरू है, ठीक है ना जी। फाइन। अब इस लिखी हुई वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इंपेरेटिव मूड हमें बता रहा है। इंपेरेटिव मूड का पैसिव अगर हमें बनाना है तो शुरुआत में मॉडल एक्सलरी की जरूरत नहीं है ना जी। यू हम बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। नाउ मस्ट, ये कौन सी नई खोज होगी भाई, है ना जी, ये खोज अपने आप में बिल्कुल गलत है। तो हमारे सामने इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह रखा द वॉर, और क्योंकि ये सजेशन की बात दे रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सजेशन है, मस्ट बी एंडेड, और नाउ भी हमारे सामने आ गया है, तो इससे बेहतर कोई और जवाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द पार्क। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द पार्क। बहुत अच्छा सवाल है सर। रिमेंबर अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए इसने सभी जगह पर इसी रूप में हमारे सामने आ गया। अब मेरे बट बेटा इसको ध्यान से समझना। सर आई रिमेंबर, रिमेंबर का ऑब्जेक्ट माई मदर, यही माई मदर डूअर बनता है किसका, इस लिखे हुए टेकिंग का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेकिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, यानी कि यहां पर डूअर हुआ, ये हमारे सामने वर्ब हुई, ये हमारे सामने इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में तो एक एडवर्ब है जो प्लेस की जानकारी दे रहा है। तो बेटा टेकिंग का पैसिव हम बनाना शुरू करेंगे तो कौन से, सर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, आप कहेंगे सर बींग लगाकर, तो साहब ये भी गया, ये हो सकता है सर यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन में मी था, हम इसको माई सेल्फ तो नहीं बना सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अरे हाँ है ना। यहाँ लिखा आई रिमेंबर टेकन, सर बींग कहाँ गया, चलो कर दो इस बात की छुट्टी, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन खत्म हो गया। इजी हो गया बेटा, बोलो हाँ, बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है बच्चों, आइए भाई अब थोड़ी सी अगली बात को लेकर चल लेते हैं। क्वेश्चन 25 हमें कहता है दे कॉल्ड अ प्लम्बर। सर इसको जब आप बोलते हैं ना, इसमें बी की साउंड नहीं आती, इट्स कॉल्ड प्लम्बर, डोंट कॉल इट प्लम्बर, नहीं गलत है, इट्स प्लम्बर। दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिप्लेस द रस्टेड पाइप्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये जो रस्टेड है ना, ये इस पाइप्स की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। दे कॉल्ड अ प्लम्बर टू रिप्लेस। सर यहाँ पर दे इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है, इसका ऑब्जेक्ट अ प्लम्बर है, प्लम्बर आने वाले इस इंफिनिटिव का डूअर है। अब कॉल्ड से अगर हम पैसिव की तरफ जा रहे हैं तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, बोलो हाँ। तो आंसर तो हमें मिल ही गया है ना। अब देखिए ध्यान से, वॉज कॉल्ड, इस वॉज कॉल्ड के लिए तो ये क्या हो गया, नॉन डूअर हो गया, पैसिव बना दिया। लेकिन अगर इस इंफिनिटिव के डूअर को हम लोकेट करते हैं तो रिप्लेस तो प्लम्बर ही करेगा, यानी कि इस इंफिनिटिव का ये डूअर बिल्कुल सही है। आगे की बातचीत पर हमें बहस करने की जरूरत नहीं, आंसर हमारा करेक्ट मिल गया। इजी गाइस। क्वेश्चन 26 हमें कहता है व्हाई आर द पीपल बीइंग अलाउड टू गैदर ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है जी। सर देखो ध्यान से, पहले इस आर को समझना, इस बीइंग को समझना, इस अलाउड को समझना। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। अब हमें इसको एक्टिव में लेकर जाना है, तो बाबूजी पहले बाई हमारी समय जगह लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट नहीं, तो एक ही बच गई, बात खत्म। करेक्ट है। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोग अब वॉइसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ किस वजह से कौन सा आंसर गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सही आंसर ढूंढने योग्य हैं, वो तो आप पहले से ही हैं दोस्त, लेकिन गलत गलत क्यों है उसको एलिमिनेट करने के प्रोसेस
पर अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब थोड़ा सा लेवल हम चेंज करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। आपके सामने अब क्वेश्चंस जो आएंगे मेरे बच्चों, आप उन क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। इनके अंदर वॉइसेस के बेसिस पर आप लोगों को एरर दिए गए हैं, और उनको एरर को ठीक भी अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या ये एरर फिलअप्स या इंप्रूवमेंट में ही पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो आप कहानी समझेंगे ना मेरे साथ, ये चीज़ आपको क्लोज टेस्ट में भी आंसर बनाने में मदद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल को समझने से पहले पुरानी बात रिवाइज करवा देता हूं। जब भी हम एक्टिव या पैसिव की बात करते हैं, जब भी हम एक्टिव या पैसिव की बात करते हैं, तो याद रखिएगा एक्टिव या पैसिव का जो ये परिवार है ना, लिखी हुई किसी भी वर्ब के साथ सब्जेक्ट यानी कि डूअर और नॉन डूअर के रिलेशन को स्टडी करना सिखाता है। अगर इस वर्ब का डूअर शुरुआत में है आप इसे एक्टिव में ले जाते हैं। अगर इसी लिखी हुई वर्ब का जो डूअर है वो आखिर में लिखा है या नहीं लिखा है, प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर हम इसे एक एजेंट के परिवार में लेकर चले जाते हैं। और अगर ये हमारे सामने नॉन डूअर पहले लिखा हुआ हमें मिलता है, तो नॉन डूअर पहले लिखा मिलता है तो ये पैसिव कंसीडरेशन है ना। नॉन डूअर अपने आप में कुछ और नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या कहलाता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या कहलाता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के रिसीवर को इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। करेक्ट हो गई बातचीत बच्चों, फाइन। आइए सवाल पर काम करते हैं। दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार, यानी कि सेमिनार को अटेंड कौन करेगा, आप कहेंगे सर दे, है ना। वर के साथ लिखी हुई ये बात है, टेंस को भी ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। टू अटेंड द सेमिनार इन विच लेक्चर्स ऑन द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म वर टू बी डिलीवर्ड। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है लेक्चर्स, ये हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये ऑन द एविल्स ऑफ कम्युनलिज्म, ये सारा इसी लिखे हुए लेक्चर्स का ऑब्जेक्ट है ना। खत्म हो गया, यानी कि इस प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर लेक्चर खुद डिलीवर नहीं होंगे इसीलिए लेक्चर्स को डिलीवर किया जाएगा, ये पैसिव वॉइस में बिल्कुल सही जा रहा है ना भाई। यहां से हम लोगों के सामने वर के साथ ये इन्फिनेटिव पैसिव में ठीक लिखा है। यहां से हमें इसका टाइम भी पता चल रहा है, पास्ट में है। जब पास्ट में है तो ये वर अपनी जगह बिल्कुल सही है। अरे बोलो हाँ, तो इसका मतलब सारा प्रोग्राम अपनी जगह सही है। तो हमें एक ही छोटी सी बात समझ में आई, रिक्वेस्टेड के साथ मैं इधर लिख दूं आप लोगों के लिए, रिक्वेस्टेड के साथ सेंटेंस के अंदर काइंडली या फिर अगर मैं कहूं तो प्लीज, ये दोनों सुपरफ्लूस होते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हमारे सामने फॉरबिडन लिखा हुआ है, अगर हमारे सामने प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, तो ये दो ऐसे नेगेटिव शब्द हैं कि इनके साथ हम नोट का यूज नहीं करते। ये दो छोटी छोटी बातें इंपैरेटिव्स के पैसिव्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप एरर मार्क करेंगे ए वाले पार्ट में। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ काम करते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है शी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम फॉर ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। चलो अब देखो ध्यान से, ऐसी कंफ्यूजन ही आपको पेपर में सबसे प्यार से देखने को मिलती है। देखो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये कहते हैं कि इस बाई को यहां से हटा दो, तो शी एडवाइज्ड अस अपनी जगह सही है। दूसरी बात ये कहता है कि सर यहां इस बाई के साथ अगर अस को जोड़कर मैं इसे एजेंट परिवार से कंसीडर करूं, तो मुझे इस लिखी हुई वर्ब को पैसिव में ले जाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ जोड़नी होगी। हाँ है ना, दो में से कोई एक बात हमें समझनी चाहिए। हाँ है ना। आइए देखते हैं क्या कहता है। हमें ये डिसाइड करना है कि आने वाला जो एक्शन है उसका एक्चुअल में डूअर कौन है। ठीक है ना जी। शी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। ठीक है ना। अब हमें यहां समझ आना है एक प्यारी सी बात। ठीक है ना। टू मीट द चेयरमैन, चेयरमैन से मिलेगा कौन, पहला सवाल तो ये। ठीक है ना जी, चेयरमैन से मिलेगा कौन। ठीक है। आगे लिखा है टू अप्रेज हिम, अप्रेज करे, किस चीज को अप्रेज करे, ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। तो इसके लिए हमें यहां पर कहा गया है, ठीक है ना जी, किसके सबऑर्डिनेट की बात कही गई है, हर की बात कही गई है। तो यहां से हमें यह बात समझ में आती है कि यार यहां पर इसी लेडी को कहा जा रहा है कि आप जाएंगे, आप मिलेंगे, आप अप्रेज करेंगे उसको। ठीक है ना जी, और ठीक है ना जी,
ओके, आप अप्रेज करेंगे उसको किस चीज के लिए? अपने जो उसके खुद के सबॉर्डिनेट्स है ना, उनके मिसकंडक्ट को लेकर। तो भाई यहाँ ये वाली बातचीत हमें समझ में आ गई है कि ये एजेंट बिल्कुल वाजिब है। अरे हाँ है ना, मिलने का काम कौन करने वाला है? आप कहेंगे सर मिलने का काम यही इंसान करने वाला है। इस इन्फिनिटिव का तो डूअर ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस लिखे हुए एजेंट के अनुसार हम इसे पैसिव में लेकर जाएंगे और पैसिव हमारे सामने बिल्कुल सही हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा है क्वेश्चन 29, द चीफ मिनिस्टर laid the foundation of a bridge and was hoped that it would be completed by January। कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ही है वो जिन्होंने स्थापित किया है फाउंडेशन को, तो ये डूअर हमारे सामने है, एक्टिव वॉइस कायदे से सही है। ऑफ अ ब्रिज, फाउंडेशन किसकी है बाबू? एक ब्रिज की है। एंड यहां से हमारा कंजंक्शन दूसरा शुरू हो गया है सेंटेंस के, मतलब कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया है, वॉज होप्ड दैट। अब ये उम्मीद कौन कर रहा है? पैसिव की बात है ना, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव है, तो ये उम्मीद कौन कर रहा है? सर उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा। जिस इंसान ने इसकी फाउंडेशन को ले किया है, जिस इंसान ने इसकी फाउंडेशन को रखा है, वही तो उम्मीद करता है। तो यानी कि इस लिखी हुई वर्ब का जो डूअर है वो यही है, डूअर यही है, तो हटाओ भैया इसको भी V2 में लेकर आओ, है ना। अब ये इट किसके लिए यूज हुआ है? इट यूज हुआ है इस किसके लिए? ब्रिज के लिए, है ना। फाउंडेशन कंप्लीट कराने के चक्कर में मत पड़ना, यहां ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, किया जाएगा, तो वुड के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ अब ये थर्ड फॉर्म ये अपनी जगह बिल्कुल सही जगह से पैसिव का काम कर रहा है। तो बाई जनवरी ये बाई कंप्लीशन की बात कर रहा है, बाई कंप्लीशन की बात कर रहा है। इसका मतलब हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में सिर्फ यहां पर इस लिखे हुए सी पार्ट में ये गड़बड़ हमें ठीक करनी थी। क्वेश्चन 30 पर काम करते हैं। सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज के लिए पूरा जोर डाल देना, किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर देना, पूरी तरह से अपना रुझान वहां पर काम में लगा देना। सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन, ठीक है ना जी। यहां पर ये जो बेंट है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। ऑन के साथ लिखा हुआ ये हमारे सामने जेरंट बिल्कुल सही काम कर रहा है। कम्युनलिज्म टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स, ठीक है ना जी, ये अपने आप में पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के लिए पूरी तरह से जुटे पड़े हैं, कोई एरर नहीं है। मैं आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जरा इनको ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, तो आई एम इन्फॉर्म्ड, आई एम रिक्वेस्टेड, आई एम टायर्ड, द शॉप इज ओपन या ओपन्ड, ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में हम लोगों को बहुत बार परेशानी होती है कि किसी भी लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर हमें ये नहीं पता चलता कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जैक्टली किस परिवार से है। यानी कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने पैसिव बनाने के लिए यूज की गई है, या ये अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बना हुआ एक पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव है, या ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी परफेक्ट टेंस की फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। अब दोस्तों अगर आपके सामने ये दुविधा दे दी जाए कि बेटा बताओ इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव है ना भाई, और फिर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस नंबर 4 में कौन सा शब्द सही है, जो चॉइसेस आपको दी गई हैं, तो बाबू बड़े प्यार से समझिएगा। अगर आपको इसको पैसिव बनाना है, मान लीजिए यहां पर पैसिव की अगर हम बात करते हैं, अपनी तरफ से इसके साथ हमने एजेंट लगाया, बात गहरी है, मैं आपको इसकी गहराई पे बहुत दूर लेकर जा सकता हूं, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। टू द पॉइंट बात, पहचानना सीख लो, खेल खत्म। अगर मैं इसके साथ यहां पर अपनी तरफ से कोई एजेंट लगा देता हूं, आई एम इन्फॉर्म्ड बाई देम, आप इसका एक्टिव बना सकते हैं, दे इन्फॉर्म मी, तो यानी कि ये अपने आप में बिल्कुल सही पैसिव का कायदा बना रहा है। आई एम रिक्वेस्टेड, यहां पर भी जरा बाई देम लिख लीजिएगा, हाँ है ना, तो आप इसका अर्थ एक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दे रिक्वेस्ट मी, आप कहोगे बिल्कुल सर ये भी बन रहा है, यानी कि यहां पर आई एम रिक्वेस्टेड भी अपने आप में पैसिव है। अगर मैं यहां पर आई एम टायर्ड बाई देम लिख सकता हूं, जरा यस या नो में मुझे आंसर दीजिएगा, तो आप कहोगे सर आई एम टायर्ड बाई देम, मैं उनके द्वारा थकाया गया हूं, तो आप तो कहोगे सर ये तो नॉनसेंस है, क्योंकि ये
टायर्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होकर एक एडजेक्टिव बना रहा है जो किसकी अवस्था बता रहा है, इस आई की, यानी कि इसके साथ ये एजेंट नहीं लग सकता, यानी कि ये अपने आप में पैसिव नहीं था। अरे हाँ है ना। अब इसी कंफ्यूजन के बेसिस पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना जी। द शॉप इज ओपन या ओपन, समय दीजिएगा मेरे बच्चों इस बात को समझने के लिए, और मुझे बताइएगा आपके मुताबिक इस लिखे हुए सवाल में आपके मुताबिक कौन सा शब्द ज्यादा सही है। अब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं द शॉप, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से क्या है हमारे सामने, ये एडजेक्टिव है, यानी कि इन दोनों से हमें समझ में आता है क्या चीज, दुकान खुली है, दुकान की अवस्था बताई गई है कि दुकान खुली है, यहां पर हमें दुकान की सिर्फ अवस्था बताई गई है, ठीक है ना जी। अगर मेरे बेटे मैं इसी लिखे हुए इस के साथ ओपन की बात करता हूं तो इसका मतलब यहां पर ये लिंकिंग वर्ब नहीं, इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, और ये इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाकर, ठीक है, मैं अगर बाई के साथ देम लगाकर इसको समझने का काम करूं तो आप कहोगे जी पूरा सही अर्थ निकल रहा है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस कैसे सही है, इसका मतलब दुकान खोली गई है, दुकान खोली गई है, तो ये इसका सही अर्थ बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो कभी कभी लिखे हुए सेंटेंसेस में हमें ये देखने को जरूरी है कि कहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह का काम कर रही है। सर यहाँ बेंट का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो बेंट अपने आप में रेजोल्यूट है, रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। अब यहाँ पर ये जो रेजोल्यूट है अपने आप में कुछ और नहीं, एडजेक्टिव है, के साथ ये ओन लिखा और आगे ये हो गया हमारे सामने जेरेंट। इज माई पॉइंट क्लियर। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। कई बार हम लोग क्या है ना क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो फिर हमारी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। Many of the tourists did not reach the place because the bus was to detained by some ruffians. सवाल को ध्यान से समझते हैं। टूरिस्ट में से बहुत सारे, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे सामने यही है बच्चों, डिड के साथ अपनी जगह वी1 सही काम कर रहा है और नहीं पहुंच पाने वाले डूअर हमारे सामने टूरिस्ट ही हैं। आगे हमने देखने का काम किया बिकॉज, यहां रीजन बताना इसने शुरू किया, द बस वाज टू डिटेन बाय सम रफियंस, रफियंस होते हैं बदमाश। आप कहेंगे सर यही है वो जो डिटेन करने का काम करेंगे, यानी कि डूअर अगर यहां है इसके साथ अगर एक प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब ये एजेंट हो गया, एजेंट होने का मतलब जो यहां पर वर्ब लिखी है वो किस में होनी चाहिए, आप कहेंगे साहब पैसिव में होनी चाहिए। अरे हाँ है ना। अब पैसिव में होने का मतलब हमारे सामने चॉइसेस पैदा हो जाती हैं, चॉइसेस पैदा क्या हो जाती हैं, क्या यहां पर वॉज टू बी डिटेन्ड हमारे सामने होना चाहिए, क्या हमारे सामने यहां पर होना चाहिए सिर्फ वॉज डिटेन्ड, क्या हमारे सामने यहां होना चाहिए हैड डिटेन्ड, क्या यहां पर होना चाहिए हैड बीन डिटेन्ड। मेरे प्यारे साथियों, एक अच्छी तैयारी ये नहीं कहती कि आपको सही जवाब पता है, अच्छी तैयारी ये कहती है कि सही जवाब के साथ हमें ये भी पता हो कि गलत गलत क्यों है। जब तक गलत के गलत होने का कारण हमें नहीं पता तब तक हम सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं, और ऐसे तुक्के का कोई फायदा नहीं है, याद रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके इस कहानी को हम समझने का काम करते हैं। देखिए जी, अगर मैं बी के साथ टू लगाकर V1 को जोड़ता हूं तो इसका मतलब ये काम हुआ नहीं, होना बाकी, ये काम होना बाकी है, प्रेजेंट के हिसाब से था, पास्ट के हिसाब से। यानी कि सर अगर ये काम होना भी बाकी था तो टूरिस्ट फिर प्लेस पर पहुंच क्यों नहीं पाए, तो इसका मतलब ये वाली बातचीत तो अपनी जगह गलत होगी सर, है ना, ठीक है। अब वॉज डिटेन्ड हैड डिटेन्ड, आप कहोगे सर हैड डिटेन्ड तो अपने आप में एक्टिव वॉइस हो गया है पास्ट परफेक्ट का। अब दोस्तों एक बार थोड़ी टाइमलाइन पर आ जाओ, ठीक है ना। आप लोगों ने इससे पहले टेंसेस वाली दोनों क्लासेस देखी होंगी और वहां पर मैं इस चीज के बारे में पता ही नहीं कितनी बार आपको बता चुका हूं। गौर फरमाइएगा मेरे बच्चों, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं उन सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सप्लेनेशन बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार की है ताकि आप लोगों के अंदर क्वेश्चंस को देखने की स्किल डेवलप हो जाए, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहां से अगर आप पास्ट में जा रहे हैं, आपने नोट किया डिड नॉट रीच, यही लिखा है ना भाई, हाँ है ना, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में ये सही लिखा है। फिर हमें क्या पता चला है कि रफियंस ने बस को डिटेन कर लिया, तो सर जिस समय नहीं पहुंचे उस समय तो नहीं, आप कहेंगे सर
वो समय पर नहीं पहुंच पाए उस जगह पर, ये तो हमें बाद में पता चला। सर डिटेन होने का काम तो पहले ही हो चुका है, इसका मतलब ये तो पास्ट ऑफ पास्ट में जा गया। इसलिए हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हैड बीन डिटेन्ड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कहानी खत्म होगी भाई, अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं किसको मार्क किया, ठीक है बेटा। तो इस लिखे हुए सेक्शन में इंप्रूवमेंट। मैं फिर से एक ही चीज कहना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से अगर आप समझ लेते हैं तो चाहे एरर, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे इंप्रूवमेंट, किसी भी तरह सवाल पूछ लिया जाए। और मेरे दोस्तों इस बात में तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर क्लोज टेस्ट का ये हिस्सा होता, यहां ब्लैंक क्रिएट किया हो और ये 4 चॉइसेस दी जाए, तो आपके पास एक लॉजिकल सोचने का तरीका है। करेक्ट है, ग्रामर लॉजिकल होती है, समझ रहे हैं, ग्रामर के पीछे भी तर्क होते हैं। परसों किसी सज्जन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर सर इंग्लिश तो सारी ना एक्सेप्शन पर टिकी होती है। मैंने कहा जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा ना वो ये चीज जानता है, अगर तर्क के आधार पर किसी भी भाषा को सीखा जाए तो सच में उसमें गहराइयां समझ में आती हैं, ठीक है ना। अब मैंने उनको सिर्फ ये बात कहकर टाल दिया, क्यों? क्योंकि बुद्धिमान इंसान को तो समझाया जा सकता है, और जो ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं उनसे सच में डर लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेने चाहिए। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 32 पर लेके चलते हैं। No other leader of India is held in so high esteem as महात्मा गांधी, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है जी, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। ठीक है जी, अब अगर हम इस बात को ध्यान से समझते हैं तो आज भी इन्हें कहा जाता है बापू, अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब इस कॉल्ड के हिसाब से ये इज अपनी जगह सही चल रहा है। अगर मैं यहां पर वॉज कह दूं तो पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है, और पास्ट इंडेफिनिट क्या समझाता है हमें? पास्ट इंडेफिनिट हमें ये समझाता है कि पास्ट की कोई ऐसी घटना जिसका प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम तो गांधी जी को आज भी इतिहास में ऐसे ही आज भी हम लोग कहते हैं बापू किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। अरे हाँ ना, समझ आ रही है बात? तो ये तो अपने छेड़ने की जरूरत नहीं है, और ये पैसिव अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी खुद को अपने आप को बापू नहीं कहते थे, उन्हें पुकारा जाता था, डूअर कोई और है। नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड, है जी, क्या लिखा है? इन सो हाई एस्टीम। ठीक है ना जी, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, ये है भाई नॉन डूअर, किस चीज का? उनका मान सम्मान रखा जाता है। तो इसका मतलब नॉन डूअर के अनुसार हम प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका पैसिव यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो हम पैसिव लिखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम पैसिव लिखेंगे यहां पर। तो सर हमने और कुछ नहीं करना, यहां इज हेल्ड लिखना है। ये अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर ये अपने आप में पैसिव हो गया है, किस चीज का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बस इतनी सी ही बात थी जिसकी शैतानी हमने ठीक कर दी, करेक्ट हो गया। चलिए बाबू, टेंस वाली क्लासेस देखी हैं तो इन क्वेश्चंस को करने में सच में बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर काम करते हैं। द रिपोर्ट सेज that a lot of things including some drugs are to sell in the shop to be opened soon। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहता है। द रिपोर्ट सेज, रिपोर्ट के अंदर ये बयान हमें मिलता है, यानी कि रिपोर्ट बयान अगर देता है तो ये अपनी जगह डूअर सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट सही। दैट से शुरू हो गया बाबू कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल अपनी जगह सही काम कर रहा है। इंक्लूडिंग कुछ और नहीं है, एक प्रेपोजिशन है, और यहां लिखा है हमारे सामने सम ड्रग्स आर। ठीक है ना जी। अब अगर पूछे कोई आपसे कि बेटा ये जो आर लिखा है हमारे सामने, इस लिखे हुए आर का डूअर यानी कि सब्जेक्ट कौन कौन है? तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए आर का जो सब्जेक्ट है ना हमारे सामने, तो इसका जो सब्जेक्ट है हमारे सामने वो है कौन भाई? आप कहेंगे सर वो है हमारे सामने अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, ये है हमारे सामने अ लॉट ऑफ थिंग्स इसका सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन हो गया और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना जी। आर टू सेल इन द शॉप। अब एक बात बताओ, कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो प्रोडक्ट है किसी भी रखी हुई शॉप में खुद बिकेगा या उसे बेचा जाएगा? बताओ। तो आप कहेंगे सर जी कोई ना कोई दुकानदार ही है जो उस प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बेचेगा, यानी कि डूअर तो हमें कौन चाहिए? शॉपकीपर चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया? यहां ये जो टू सेल लिखा है ना, तो हमें ये समझ में आ गया, इस टू सेल को हटाकर हम लोगों को लिखना है कि जो भी हमारे सामने अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना, इनको बेचा जाएगा, टू बी सोल्ड।
ये हमें पैसिव में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अपने आप में नॉन डूअर है। किसके लिए? इस लिखे हुए इन्फिनेटिव के लिए, तो इसको हम पैसिव में लिखेंगे। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? शॉप। शॉप भी अपने आप में नॉन डूअर है, क्योंकि शॉप खुद नहीं खुली जाएगी, शॉप को खोला जाएगा और इसका डूअर पैसिव बनाने पर मजबूर हो गया। भाई सेंटेंस के आखिर में डूअर आए, पैसिव की तरफ ले जाएंगे, बात खत्म, ठीक है ना। तो टू सेल की जगह यहां टू बी सोल्ड होना जरूरी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ठीक है जी, आइए। द ऑफिसर्स हु वर इन The officers who were on inspection in this factory were discovered many discrepancies. सवाल बहुत प्यारा है। ऑफिसर्स हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का डूअर है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां जो लिखा हुआ ये है ना हमारे सामने, हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री, तो आप यहां इस लिखी हुई पूरी बात को देखेंगे तो ये हमारे सामने रिलेटिव क्लॉज है। किसके लिए? ऑफिसर्स के लिए। बोलो हाँ, ठीक है ना जी। ये वो लोग जो इंस्पेक्शन पर थे इस फैक्ट्री के, ठीक है ना। यही डूअर है जिन्होंने क्या किया है? डिस्कवर किया है। तो डिस्कवर करने के लिए सेकंड फॉर्म से हम इसको लेकर जाएंगे किस फॉर्मेट में? एक्टिव में। वर्क की जरूरत नहीं है। इजी गाइस, नाइस। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है सवाल? पढ़ते हैं। When the thief broke into their house, thief हमारे सामने कौन है बेटा? डूअर है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, जबरदस्ती घुस जाना किसी भी गलत काम के लिए। तो ये डूअर है, तो ये अपने आप में सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में सही लिखी है। When the thief broke into their house, ये देर किसी अन्य लोगों के लिए कहा गया है। दे, अब देखो ये जो देर है ना किसके लिए है? इस दे के लिए। दे रेज्ड अ ह्यूमन क्राई, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, यानी कि ये डूअर सही है। किसके लिए? इस लिखी हुई वर्ब के लिए। ये भी V2 है, एक्टिव वॉइस में सही काम कर रही है। दे रेज्ड अ ह्यूमन क्राई एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली। बाबू थीफ थोड़ी पकड़ेगा, थीफ को तो पकड़ा जाएगा, यानी कि ये अपने आप में पैसिव। क्यों? क्योंकि ये नॉन डूअर हो गया, इसी वजह से द थीफ वॉज। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या यहां हैड बीन, क्या यहां पर हैड बीन कॉट आ सकता है? कमेंट में आंसर दीजिएगा यस या नो, और जो भी आप यस या नो का आंसर दें आप उसका एक वैलिड रीजन मुझे जरूर दें। ये आपके लिए होमवर्क है कि क्या यहां हैड बीन कॉट आ सकता है, यस या नो, और उसका आर्ग्यूमेंट भी दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट क्लास में भले ही दे रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप कर दें कि क्वेश्चन देखने के बाद आपके पास वैलिड रीजन हो। वरना यूट्यूब के इस महासागर में आप लाखों मैराथन देख लीजिए, लाखों कहानियां देख लीजिए, लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबक सीखें, सटीक सीखें। क्वेश्चन 36 आपके प्यार में हाजिर है मेरे दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन 36? बेस्ड ऑन द न्यूज रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट के आधार पर वी कैन कंक्लूड। सर इस कैन कंक्लूड का डूअर यही है, एक्टिव वॉइस सही जा रहा है। वी कैन कंक्लूड दैट, हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है। रेकलेस ड्राइविंग हमारे सामने है, ठीक है ना जी। इसी की वजह से क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स नॉन डूअर, पैसिव वॉइस में आना चाहिए। बाई लगाकर कंफर्म हो गया है कि ये हमारे सामने डूअर एजेंट हो गया है। तो बेटा जी अब इस कॉज की अगर हम बात कर रहे हैं, पास्ट की वजह से ही हम लोगों को लिखना है, ठीक है ना, सॉरी कैन की वजह से लिखना है। तो आप मुझे देखो, एरर मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चों, यहां पर इज होना चाहिए, आर होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, वर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप अपनी तरफ से इसमें खुद से ही मुझे ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। है ना, आप खुद से अपने आप में ऑप्शन बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है एरर क्लियर नजरों से, ठीक है। आप इसमें मुझे बताएंगे क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। Question 37. Jamshedji knew that an industrial revolution can only brought in the country by setting up iron and steel industry. कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार सवाल है ये। जमशेद जी भाई टाटा के लिए कहा गया है, जो आप जानते हैं जो टाटा ग्रुप है हमारा, मतलब हमारा ही है, भारतवर्ष का है तो हमारा ही है। और जो रतन टाटा जी के पूर्वज रहे हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ स्टील या इंडस्ट्रीज का ही मतलब स्थापना की थी। तो जमशेद जी न्यू, जानते थे, पास्ट में ये जानते थे, डूअर है, एक्टिव सही जा रहा है। दैट एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैन ओनली ब्रॉट,
तो यहां पर एक नहीं दो जगह समस्याएं हैं, एक नहीं दो जगह समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि जो औद्योगिक क्रांति, सर ये वो जानते थे, तो जानते थे तो औद्योगिक क्रांति लाई जा सकती है भारतवर्ष में बाय सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना जी। तो लाई जा सकती है, आज भी लाई जा सकती है, तो कैन को वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप लाना चाहें तो ला सकते हैं कायदे से, क्योंकि जमशेद जी के अकॉर्डिंग ही ये बात कही गई है, तो इस कैन को हटाकर हमें कुड लगा देना चाहिए, है ना, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन दोस्तों आप ये भी तो कहेंगे यहां पर हम लोगों को ओनली के बाद ब्रॉट लिखना होगा, नहीं, आप कहेंगे सर ओनली तो अपने आप में एक एडवर्ब है, इस लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले मुझे पैसिव बनाना होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खुद ब खुद नहीं आए, इसको तो लाया जाना चाहिए। अरे बोलो है ना, यानी कि ये तो अपने आप में नॉन डूअर हो गया, पैसिव आएगा ही आएगा। ठीक है। अब मेरे बच्चों आपको ये याद रखना है, इस बी के साथ, इस थर्ड फॉर्म के अलावा इसके साथ हम ओनली को बीच में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ओनली एक एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आए, ये मेन वर्ब का ही हिस्सा होता है बेटा, ठीक है ना। तो अब हमें यहां से ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि सर जो हम यहां पर कर रहे थे ना, इस कैन को कुड में ले जाना, हमें इसको सेक्रीफाइस करना होगा, हमें इसको छोड़ना होगा, हमें इसके अलावा बात करनी होगी, इसे ठीक। और बाबू हम लोग सिर्फ इस लिखे हुए सी पार्ट में ब्रॉड से पहले बी लगाकर इसे लेकर जाएंगे किसमें बेटा, पैसिव में। इजी। चलिए क्वेश्चन 38 हमारे सामने कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 38, rivers, mountains and deep forests are the places mostly liked by people। अधिकतर लोग इन्हें पसंद करते हैं इन अर्बन एरियाज। कायदे से लाइक एक नॉन एक्शन वर्ब है, पैसिव नहीं बनना चाहिए, लेकिन कभी कभी लाइक का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, एक ऐसी पसंद जहां लोग रहना, जहां लोग आना जाना, मेरी बात समझे, जहां पर कोई एक्शन करके ही लोगों को अच्छा लगता है। तो उस लिहाज से पीपल हमारे सामने डूअर है, बाई लगाकर ये अपनी जगह पैसिव बना दिया गया है एजेंट के लिए, है ना। तो भाई पैसिव अगर हमारे सामने बन गया है सर, वहां लिखे हुए आर द प्लेसेस के बाद ये जो मोस्टली है ये हमारे सामने एडवर्ब है, तो बस इतनी सी ही बात है, इस लाइक को पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमें लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है बाबू। क्वेश्चन 39, आइए क्वेश्चन 39 पर काम करते हैं। फॉर गिविंग अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग को त्यागने के लिए यूज ऑफ च्यूइंग गम और सिमिलर अदर मेथड कैन बी हेल्प्ड, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर ये चीज पूछते हैं कि सर वोकैब्स याद नहीं होती, क्या किया जाए। तो मेरे दोस्त वोकैब्स को याद करने का तरीका सिर्फ मेरी तरफ से हमेशा एक ही होता है, जब भी आप वोकैबलरीज पढ़ें तो पहले अपने मन में ये सोच लें कि जो मैं पढ़ रहा हूं ना, मान लो मैंने सिर्फ आज के लिए 50 शब्द पढ़े हैं, तो पहले अपने मन में ये बैठा लो कि भाई 50 में से मुश्किल से मुझे 8-10 ही याद रहने हैं, बाकी के करीब करीब 38-40-42 जो शब्द है ना मैं भूल जाऊंगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा क्यों सोचे। आप ये सोचकर अगर चलते हैं ना कि 50 में से मुझे 8-10 वर्ड ही याद रहने हैं, इससे ज्यादा वर्ड याद नहीं रहने हैं, तो आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। और वो क्या है, बेटर हैव समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं हो पा रहा था, 50 में से 8-10 वर्ड्स तो याद हुए, कल मैं फिर रिवीजन लगाऊंगा, इस 8-10 से मैं 18 पर पहुंचूंगा, परसों इन्हीं शब्दों की फिर रिवीजन लगाऊंगा, और वक्त आएगा 2 या 3 दिन के अंदर 50 के 50 वर्ड याद करने की कैपेसिटी मेरे अंदर बढ़ जाएगी। ये है वोकैबुलरी को याद करने की सटीक रणनीति। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि पहली बार मैंने 50 शब्द पढ़े, वो 50 के 50 शब्द मेरे दिमाग में फिट हो जाएं। कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। आप जब स्कूल में मैथ्स के फॉर्मूला रटते थे, क्या सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाते थे। आज आप मैथ्स पढ़ते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री सारी आइडेंटिटीज एक बार में याद हो जाती हैं, नहीं सर, बहुत सारी याद करने के बाद भूल जाते हैं, और ये नेचुरल है, किसी के लिए अलग से इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो धीरे 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 इस चीज को आप पिकअप लेकर जाएं। तो मेरी तरफ से आपके लिए क्या सजेशन आएगा, रिवीजन कैन हेल्प, कैन बी हेल्प। आप कहोगे सर रिवीजन ही तो है वो डूअर जो हमारी मदद कर सकता है, तो एक्टिव वॉइस में ही तो आप कह रहे हैं इस बात को, यही लॉजिक यहाँ क्वेश्चन में आ गया। फॉर गिविंग अप, अगर आपको ये
ये जो बुरी आदत है स्मोकिंग की छोड़नी है, यूज ऑफ च्यूइंग गम और सिमिलर अदर मेथड्स यही आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो भी ये मेथड है डूअर है एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, कैन बी हेल्प्ड, सर आप इसे कैन हेल्प के साथ बताएंगे, वेरी सिंपल, गॉट इट, है ना। अब हमारा बच्चा ये सोचेगा अच्छा गुरुजी क्वेश्चन के साथ साथ अब हमें रिवीजन का भी फंडा समझा गए, बहुत जरूरी है बेटा, रिवीजन नहीं करोगे चीजें खराब हो जाएंगी। किसी भी क्लास को एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखें, और जब भी देखें मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, कम से कम 1.5 की स्पीड से देखें, अगर हो सके तो 2 की स्पीड से देखें, क्योंकि जितना जल्दी आप देखेंगे उतना ज्यादा समय बचाएंगे, गॉट इट, फाइन। रिवीजन जरूर करें इन क्लासेस का भी मेरे बच्चों। क्वेश्चन 40 कहता है द कंप्लेनेंट्स इन देयर कंप्लेंट हैव बीन एलेज्ड, उन पर आरोप लगा है किस चीज का भाई, दैट दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर बिलोंगिंग्स अनअटेंडेड। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर काम करते हैं, क्या कहता है। द कंप्लेनेंट्स, जो कंप्लेन शिकायत करता है, इन देयर कंप्लेन अपनी शिकायतों में, हैव बीन एलेज्ड, ठीक है ना, क्या कंप्लेनेंट्स पर आरोप लगेगा। एक बात बताओ ना, आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं किसी भी शिकायतकर्ता की बात करता हूं, यानी कि शिकायत करने वाला हो गया, ये तो किसी के ऊपर क्या लगाएगा, आरोप लगाएगा। आरोप लगाने को हम एलेज कहते हैं, है ना, यानी कि इस आरोप का रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट कोई अन्य होना चाहिए। जब ये वाली बात समझ में आ गई तो आप कहेंगे सर जी तो ये जो हमारे सामने तो एक्टिव में आना चाहिए। कंप्लेनेंट्स ने अपनी शिकायतों में आरोप लगाया है क्या, कि दे वर फोर्स्ड टू लीव, इनको जबरन निकाला गया, खुद से नहीं निकले हैं। यहां पर ये नॉन डूअर है इसलिए ये पैसिव सही जगह है, दे वर फोर्स्ड टू लीव। अब टू लीव इन्फिनिटिव का, अगर इस इन्फिनिटिव की हम बात करते हैं तो इन्फिनिटिव का तो ये डूअर है, इन्हें निकलना पड़ा, मजबूर कर दिया गया, ये पैसिव, जबकि ये एक्टिव बिल्कुल सही जा रहा है। देयर बिलोंगिंग्स अनअटेंडेड। अब सवाल में क्या है भाई, आप सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे, हैव बीन एलेज्ड नहीं, हैव एलेज्ड, ये एक्टिव वॉइस, क्यों, क्योंकि इस वर्ब का डूअर है हमारे सामने, कौन बेटा, द कंप्लेनेंट्स। बहुत अच्छा सवाल, एक ही सवाल के अंदर वर्ब के 3 फॉर्मेट्स हम लोगों ने ध्यान से देखे हैं, हालांकि जो चौथा फॉर्मेट है यानी कि जो अनअटेंडेड है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप मुझे बताएंगे इस वर्ब का क्या सेंस हमारे सामने है, ये अपने आप में क्या काम कर रहा है। अगर हो सके तो जरूर कमेंट्स में जरूर मुझे इसका आंसर दीजिएगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन्ड विद इन द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। आप अगर ध्यान से देखिए मेरे बच्चों तो यहां जो ये एडमिटेड लिखा है ना टू द टेस्ट, ये हमारे सामने एक रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है ना, यहाँ रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस किया गया है, इस बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बैठे हुए हैं द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है ना, ये अपने आप में रिड्यूस्ड है, क्या, एक रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। आगे लिखा है शुड बी रिमेन्ड विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। आप कहोगे सर रहना किसको होगा इन्विजिलेटर के साथ, आप कहेंगे सर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को, यानी कि यही डूअर हमारे सामने हो गए किसके, इस लिखी हुई वर्ब के, यानी कि अगर ये डूअर है हमारे सामने तो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर, सबसे पहले शुड के साथ इस बी को हटाकर इस लिखी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखने का काम करेंगे, और इसी के लिए हम लोगों को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब शुड रिमेन विद द इन्विजिलेटर कहकर इसको सही करना होगा। करेक्ट हो गया मेरे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 हमें कहता है द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल बी मेट द हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स लेटर दिस वीक टू गेट देयर व्यूज ऑन लिक्विडिटी एंड ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। डूअर को पहचानना, क्वेश्चन को खत्म कर देना। ऑब्जर्व कीजिएगा, जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे मिला जाएगा, चलो कोई बात नहीं मिला जाएगा, अगर मिला जाएगा तो फिर यहाँ हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्यों कहा जाए, है कि नहीं, ये तो अपनी जगह सेंसिबल नहीं है, ठीक है भाई। तो आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलने का काम खुद करेंगे, यानी कि ये डूअर है तो ये जो भी लिखा है एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, मैट को हटाकर हम क्या लिखेंगे, मीट। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल मीट द हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स लेटर दिस वीक, ठीक है ना। अब यही जो है डूअर है किसके लिए है, टू गेट के लिए है, ठीक है। देयर किसके लिए है, आप कहेंगे सर बैंक्स के लिए है, ठीक है ना। यही प्राप्त करेंगे उनके, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के जो है व्यूज ऑन लिक्विडिटी। तो बस इतनी सी ही बात थी। ए वाले सेक्शन में एक्टिव होने की वजह से, डूअर शुरुआत में होने की वजह से एक्टिव वॉइस में आपने इसे फ्रेम किया। क्वेश्चन 43 हमें कहता है
एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाई ऑल टाइप्स। ये तो शुरू में ही आपको बताया था, ठीक है ना जी। इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना, इन्हें जाना जाता है। तो भाई इसके साथ हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा क्या चीज, टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इनके पैसिव की फ्रेगमेंट में हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन 44 कहता है द रिपोर्ट्स वर प्रोम्प्टेड द, लिखा है चेयरमैन ऑफ द, क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी टू एड्रेस 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस where he reprimanded the media for conducting a prejudiced campaign। कोई बात नहीं। रिपोर्ट्स वर प्रोम्प्टेड द चेयरमैन, सवाल कहता है रिपोर्ट्स की वजह से उकस गया, ठीक है ना, कहते हैं ना उकसाना, ठीक है ना, रिपोर्ट्स ने उकसा दिया। किसको उकसा दिया? आप कहेंगे सर रिपोर्ट्स ने उकसा दिया है, किसको उकसा दिया है? चेयरमैन को। और चेयरमैन भी कौन है? चेयरमैन है ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी टू एड्रेस। यही जो चेयरमैन है डूअर बन गया है किस चीज के लिए? एड्रेस, संबोधित करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक्टिव अपनी जगह सही लिखा है। ऑन अ हरिड यानी कि बहुत जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उसे उकसा दिया है, ठीक है ना। वेयर ही रेप्रीमेंडेड, यही चेयरमैन साहब यहां पर ही बनकर फिर से आ गए हैं। एक्टिव वॉइस अपनी जगह है, रेप्रीमेंडेड का मतलब फटकार लगाना। V2 के अनुसार एक्टिव सही जा रहा है, द मीडिया फॉर कंडक्टिंग ए प्रेजुडाइज कैंपेन, ये भी सही जा रहा है। तो सर रिपोर्ट्स ने प्रोम्प्ट किया है, ये रिपोर्ट्स डूअर हो गए प्रोम्प्ट करने की, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सर इसको हटाकर V2 से ही हम ठीक कर देंगे। एक्टिव वॉइस फ्रेम करना है ना मेरे बच्चों, ठीक है। तो बात अपनी जगह सही हो गई। नाइस, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। जो भी फीडबैक है बच्चों कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन 45 हमारे सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है जी। सवाल को ध्यान से देखते हैं। सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट मे बी द प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज इन कंडीशंस, ठीक है ना। यह मुख्य कारण हो सकता है चेंज इन कंडीशंस में, बट अ लॉट मोर रिमेन्स टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये बात तो हमें समझ आ ही गई है कि ये गलत है। क्यों गलत है? इसकी हमारे सामने कुछ संभावनाएं हैं। पहली बात टू अंडरस्टैंड, दूसरी संभावना टू बी अंडरस्टूड, तीसरी संभावना टू बी अंडरस्टैंडिंग। तीन संभावनाएं हमारे सामने हैं। अब हम यहां पर अपना गणित लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम यहां अपना गणित लगाते, एक बात याद आ गई, गणित से मुझे याद आया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो राकेश यादव सर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी चल रही होंगी, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों सच्चे मन से मेहनत कीजिएगा, ठीक है, इन क्लासेस को तैयार करने के लिए, इन क्लासेस का कंटेंट तैयार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ पे लगा हुआ कोई फल था हमने तोड़कर आपके सामने लगा दिया है, नहीं। बहुत रिसर्च करने के बाद, रिसेंट एग्जाम्स को, उनके पैटर्न्स को डीपली स्टडी करने के बाद एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से आपके सामने लाया जाता है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि उठाया हमने किसी भी किताब को और उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंख बंद करके छाप दिए और बच्चों को ये महसूस कराते देखो भाई तुम्हारे लिए इतनी सारी क्लासेस है। नहीं, आपके लिए जो भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है भाई, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए हमारे प्यारे अरुण कुमार सर जान लगा रहे हैं, उस मेहनत को रिस्पेक्ट दीजिएगा। इन क्लासेस को एक बार नहीं, एक एक दो बार दोबारा से देखिएगा, लेवल अप कीजिएगा अपने कॉन्फिडेंस को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका गणित बहुत अच्छा चल रहा है भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अ लॉट मोर रिमेन्स, अब यहां अ लॉट मोर किसके लिए यूज हुआ है? अ लॉट मोर किस, पहले मीनिंग समझते हैं। सेडिमेंट डिपॉजिट, जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है अलोंग द कोस्ट मे बी प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज इन कंडीशंस, मुख्य कारण यही हो सकता है जो कंडीशंस में परिवर्तन आ रहा है उनका, है ना। इसके अलावा बहुत सारा और भी अभी बचता है, ठीक है ना। तो आ लॉट मोर का मतलब रीजन के लिए कहा गया, अभी और बहुत सारा ऐसा रीजन है जो भी बचता है। तो ये तो एक्टिव वॉइस में सही काम कर रहा है ना, है ना भाई। अब रीजन को खुद रीजन तो समझेगा नहीं, तो आप कहोगे सर इसका ये डूअर तो है नहीं, यानी कि रीजन को समझा जाना चाहिए। तो इस लिखी हुई इंफिनिटिव को हमें पैसिव में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये क्या हो गया है भाई, नॉन डूअर हो गया है। इसके लिए तो ये डूअर है
है ना, लेकिन रीजन इसके लिए नॉन डूअर है। तो पैसिव में ले जाने के लिए टू अंडरस्टैंड गलत हुआ, टू बी अंडरस्टूड सही, और कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में तो सेंस ही नहीं बचती। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है या वर्ब ऑफ मेंटल प्रोसेस है, इनको कभी एक्शन में लिखते ही नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग की बात यहां पर पूरी तरह गलत हो गई। देयरफॉर हमें इस वाले पार्ट में करेक्शन करनी पड़ी, ये वाली। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 46 हमारे सामने कहता है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। द कोर्ट हैज आस्क्ड द अथॉरिटीज, बेटा टेंस को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। प्रेजेंट में ये कहा गया है द कोर्ट हैज आस्क्ड द अथॉरिटीज टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स। ठीक है जी, ध्यान से समझना। कोर्ट इस लिखे हुए एक्शन का डूअर है, इसीलिए इसको हमने एक्टिव वॉइस में कोई छेड़खानी नहीं की। अब हमारे सामने ये जो अथॉरिटीज है ये डूअर बनती है किस चीज के लिए? एक्शन लेने के लिए, इसलिए इस इन्फिनिटी को एक्टिव में ही हम लोगों ने रखा। एप्रोप्रिएट स्टेप्स किस चीज के लिए? टू रिस्टोर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है ना जी। अब ये स्टेप्स किस लिए लिए जा रहे हैं? आप कहेंगे स्टेप्स सर जी डूअर बन गया है किस चीज के लिए? टू रिस्टोर, इसीलिए इसको भी हमने एक्टिव वॉइस में बिल्कुल सही लिखा है। इसको भी हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे गुरुजी, ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है। सो दैट द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम इन द स्टेट कैन सोल्व। सर आप कहेंगे वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सोल्व नहीं होगी, इसे सोल्व किया जाएगा। यानी कि बाबू इसका जो डूअर है वो आखिर में ही होना चाहिए, है ना। ये तो जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम है ये तो नॉन डूअर है। नॉन डूअर होने की वजह से हम लोगों को लगाना पड़ा क्या चीज? कैन बी सोल्व, ताकि इसको सोल्व किया जा सके। करेक्ट है। तो डूअर और नॉन डूअर की सेंस को जरूर ग्रेस्प कीजिएगा, इससे क्वेश्चन वॉइसेस के एरर बेस्ड इंप्रूवमेंट सब बन जाते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 47 वी हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कहता है? द वेबसाइट which does not accept advertisements and is fund entirely by donations। देखो कितना खूबसूरती से सवाल घुमाया गया है। दिल खुश होता है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर जिन क्वेश्चंस में एक्चुअल में एक स्टूडेंट को ये महसूस होता है यस ये है मेंस लेवल के क्वेश्चंस, है ना। वो सवाल नहीं है आई लव यू यू लव मी, खत्म हो गया भाई, बेहोश हो जाओगे भाई पेपर जब आएगा। और मैं फिर बता रहा हूं बेटा 45 क्वेश्चंस, माफ कीजिएगा 45 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 7 या 8 क्वेश्चन ही ऐसे फंसने हैं जिसको आप जल्दबाजी में गलत पढ़ेंगे, छोड़ देंगे और आप मेरिट से बहुत नीचे। द वेबसाइट विच डज नॉट एक्सेप्ट द एडवर्टीजमेंट्स। आप कहेंगे सर जी देखो ये तो हो गया हमारे सामने रिलेटिव क्लॉज, इसके लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो विच है वो इसको रिलेट कर रहा है और इसी के लिए डज नॉट एक्सेप्ट लिख रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस अपने आप में सही काम कर रहा है। अब हम कहने की कोशिश करेंगे सर देखो ये जो वेबसाइट है ना इस पर सारा पैसा कोई और लगाता है, इसीलिए क्या लिखेंगे? इज फंडेड। ये इसके लिए नॉन डूअर हुआ, इसीलिए इसको हम लोगों को पैसे में लेकर जाना पड़ा। करेक्ट है। अब यहां पर इज की जगह वॉज क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं बात प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही कही गई है। ठीक है ना। और इसको फंड करने वाला डूअर कौन है? आप कहेंगे सर डोनेशंस। करेक्ट है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब्स इटसेल्फ, ये अपने बारे में बताती है। यानी कि ये जो वेबसाइट है ना, अब ये वेबसाइट इस लिखी हुई वर्ब का क्या बन गई है? डूअर बन गई है, इसलिए एक्टिव वॉइस अपनी जगह सही है ना। ये वेबसाइट अपने बारे में बताती है, डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज द 5th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट ऑन द प्लेनेट। ठीक है जी, है ना। बहुत मजेदार सवाल है, 2 बार देखना आराम से जब आपको फुर्सत लगे। ठीक है बेटे। तो यहां पर एरर था, ये हमने निपटा दिया। क्वेश्चन 48 आप सभी के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन 48 क्या कहता है, आइए देखते हैं। Some experts have been suggested that the mechanizing farms and reforming land leasing are the steps which have to be taken to increase agricultural productivity। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। Some experts have been suggested, ठीक है ना जी, कुछ एक्सपर्ट्स को सुझाव दिया गया है, देखते हैं क्या। That mechanizing farms and reforming land leasing are the steps। सर यहां से हमारे देखो ये कंजंक्शन है बेटा, यहां से हमारे सेंटेंस का ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। मैकेनाइजिंग फार्म्स एंड रिफॉर्मिंग लैंड लीजिंग, लैंड को उधार पर बट्टे पर देना लैंड लीजिंग कहलाता है। प्लूरल होने की वजह से आर सही हुआ। यही है वो कदम विच रिलेटिव क्लॉज शुरू हुआ जो रिलेट कर रहा है स्टेप्स को, स्टेप्स की वजह से ही ये हैव अपनी जगह करेक्ट होगा। ठीक है ना जी। अब यहां पर एक बात समझिएगा, कोई भी कदम खुद ब खुद नहीं
नहीं उठते हैं। यहाँ पर स्टेप का मतलब हमें समझना है वो कदम जो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए है, तो कदम को उठाया जाएगा। पैसिव फ्रेगमेंट में आ गई बातचीत, तो हैव के साथ ये टू बी टेकन पैसिव बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टेप्स अपने आप में नॉन डूअर हैं। ठीक है जी। विच हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। अब यही जो स्टेप्स है ना भाई, यही जो स्टेप्स हैं वो डूअर बन जाते हैं किसके लिए? इस लिखे हुए इन्फिनिटिव के लिए, है ना। इसीलिए इसको हमने चेंज नहीं किया, ये एक्टिव में अपनी जगह स्टैटिक सही काम कर रहा है। तो एक ही जगह गड़बड़ है, एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है, यानी कि ये अपने आप में डूअर बनता है, इस वर्ब का एक्टिव में लेकर आएंगे तो हैव सजेस्टेड के साथ इसको सही मार्क करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो गया बेटा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेहनत पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक, उन सभी बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा जो बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमें अच्छा कंटेंट पढ़ने को नहीं मिलता है। जो बच्चा चाहता तो बहुत कुछ है पढ़ना, लेकिन उसके पास मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, उस तक जरूर इसको पहुंचाइएगा। और कोई भी बच्चा इस जलन से कभी भी पीड़ित मत होना कि यार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कहते हैं उसके घर में कभी भी भुखमरी नहीं आ सकती जो सबसे पहले अपने घर की एक दो रोटी अपने घर पे आए मांगने वाले को, अपने घर पर आए मेहमान को और अपने घर में स्थापित देवी देवताओं को समर्पित करता है। वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। आप अगर अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो समझ लो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इस मामले में आप स्वार्थी हो जाए, मैं अपना भरूंगा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, तो आपका भला होने में थोड़ी समस्या आ सकती है। करेक्ट है। आइए बच्चों, क्वेश्चन 49 पर चलते हैं। In an effort to revitalize a stagnant rural economy, the central bank has pumped more money into them, hoping that farmers will benefit. ठीक है। अब farmers खुद ब खुद तो benefit नहीं देंगे, farmers नॉन डूअर हो गए, इसलिए farmers will be benefited। ये पैसिव होना चाहिए, खत्म, इजी। ठीक है। अब देखो मैंने क्वेश्चन 1 सेकंड में निपटा दिया है ना। क्यों? क्योंकि भाई अब आपको डूअर नॉन डूअर की नॉलेज अच्छे से हो गई है। चलते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन 50, देखते हैं। एस्टिमेट्स दैट से, एस्टिमेट्स जो बताते हैं, यहां पर ये रिलेट करने का काम कर रहा है एस्टिमेट्स को, और एस्टिमेट्स ही डूअर है इस लिखी वर्ब का प्लूरल होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग V1 यूज हुआ है। दैट इंडिया ओनली हैज टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स पर मंथ। सर भारत को क्या करना है? भारत डूअर है किसका? इस काम का, इसलिए ये भी एक्टिव वॉइस में ही कहा गया है। बात प्रेजेंट से है तो प्रेजेंट में सही काम चल रहा है। ठीक है ना। क्या लिखा है? 1 मिलियन जॉब्स पर मंथ फेल टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है ना। फेल टू बी रिकॉग्नाइज द मैग्नीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डिफेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है। अब अनुमान है, क्या अनुमान है? अनुमान जो हमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत इस बात को रिकॉग्नाइज करने में असफल है। मैंने क्या कहा? भारत इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में असफल है। ठीक है। अब भारत इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में असफल है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां इस लिखे हुए डूअर की ये हमारे सामने क्या हो गई? मॉडल एक्सिलरी। ठीक है जी। ये हमारे सामने क्या हो गई? इसकी मेन वर्ब, है ना। तो इसको हम अगर ध्यान से समझें तो इसको तो हम मेन वर्ब लेकर नहीं आएंगे, यानी कि इसको हमें लेकर आना पड़ेगा किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में, है ना भाई। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या हो गया? आप कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए हम लोगों को यहां फेल को हटाकर लिखना होगा फेलिंग। अब किसी चीज के लिए असफल हो गए हैं, आप कहेंगे फेलिंग, और हम आगे लिखेंगे टू रिकॉग्नाइज। अब टू के साथ रिकॉग्नाइज क्यों हमने लिखा, यानी कि इसको एक्टिव वॉइस क्यों लिखा? इसका डूअर कौन लिखा है? इसका डूअर इंडिया ही है। इंडिया इस चीज में असफल हुआ। किस चीज में असफल हुआ? रिकॉग्नाइज करने में। यानी कि इस इन्फिनिटिव का एक्टिव में होना जरूरी इसलिए क्योंकि इसका डूअर भी इंडिया ही है। अरे बोलो हाँ। तो क्या करेक्ट होना चाहिए? फेलिंग टू रिकॉग्नाइज। इज माय पॉइंट क्लियर? मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक हम रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप इस बात को बहुत अच्छे से अब समझ रहे हैं कि ये जो सेशंस हैं ये गहरे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। मेंस लेवल पर अगर आपको 45 मार्क्स के लिए लड़ना है तो हर एक चीज को गहराई से समझना होगा, वो स्किल डेवलप करनी होगी जिसके आधार पर क्वेश्चन को हम सटीक मार्क कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।